अटेंशन प्लीज, आपकी फीस मेन बिल्डिंग जो अपनी रिद्धि सिद्धि चौराहे पे है, फीस वहीं डिपॉजिट होगी। फीस से रिलेटेड कोई भी काम है वो मेन बिल्डिंग में होगा, रिद्धि सिद्धि चौराहे।
हाँ जी, गुड मॉर्निंग। क्या पढ़ रहे थे? ताम्रपत्र। चलो बताओ, देखे थोड़ा सा पुराना सुनूं मैं आपसे। भाई, इतिहास को जानने के कितने स्रोत हो सकते हैं? 3। पहला कौन सा था? आर्कियोलॉजिकल। दूसरा कौन सा था? लिटरेरी। तीसरा कौन सा था? आर्काइवल। पहले में हम पढ़ रहे थे पुरातात्विक में, उसमें पहला कौन सा पढ़ा था? उत्खनित पुरावशेष, एक्सकेवेटेड रिमेन्स। जमीन को खोदो, वहां से क्या क्या मिलता है अपने को। तो ये खुदाई उदाई वाला काम भारत में सबसे पहले किसने शुरू करवाया था? एलेक्जेंडर कनिंगम। और राजस्थान में फिर अलग अलग लोग आते चले गए, खोदते चले गए। जैसे कौन कौन लोग थे? वीरेंद्रनाथ मिश्र, डीआर भंडारकर, ललित पांडे, जीवन सिंह खड़कवा। ये कौन कौन सी जगह की खुदाई हुई थी? कालीबंगा, बेराठ, बागोर, नोहे, है ना। ऐसे अलग अलग कई नगरी, कई अलग अलग जगह खुदाई हुई। क्या क्या मिलते रहे उनको यहाँ से? पत्थरों के उपकरण, धातु के उपकरण, आभूषण मिलते हैं, मृद भांड मिल जाते हैं अपने को यहाँ से। फिर हम दूसरा पढ़ रहे थे अभिलेख। और कल शायद मैंने बताया था कि अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफ। क्या कहलाता है? एपिग्राफ। और राजस्थान का प्राचीनतम अभिलेख कौन सा है? बढ़ले अभिलेख। कौन से बीसी में मिला? 443 बीसी का। ये राजस्थान का प्राचीनतम अभिलेख है। और इसके अनुसार माध्यमिक का एक जैन के अंदर हुआ करता था। कौन से सम्मत में लिखा गया? वीर निर्माण सम्मत 84। कौन से सम्मत में मिला? किसको था ये? गौरी शंकर हीराचंद ओझा को। कौन से मंदिर से? बिलोट माता मंदिर से। कब मिला था? फिर एक भागवत धर्म की जानकारी देने वाला प्राचीनतम अभिलेख कौन सा है? गोसुंडी अभिलेख। कौन सी शताब्दी ईसा पूर्व का है? दूसरी शताब्दी। ये गोसुंडी कहां पड़ता है? चित्तौड़गढ़। अभिलेख किसकी पूजा की जानकारी दे रहा है? वासुदेव और संकर्षण। कौन से वंश की? कौन से राजा की? कौन से यज्ञ की? फिर एक और अभिलेख हम देख रहे थे, बसंतगढ़। कौन सा था? बसंत। वो कब का है? कौन से मंदिर से मिलता है? खिमेल माता। कौन से वंश की जानकारी है? चावड़ा। चावड़ाओं के कौन से राजा की? वर्मलात। और वर्मलात के टाइम में आबू का सामंत कौन था? कौन था? और उसके बाद में हम पढ़ रहे थे कि कुछ अभिलेख ऐसे भी है जिनमें राजाओं की प्रशंसाएं होती है, उनको हम क्या बोलते हैं? जैसे एक प्रशस्ति हमने देखी थी, कीर्ति स्तंभ। कौन सी देखी थी? वो कब की है? कहां पे लगी हुई है वो? चित्तौड़ के विजय स्तंभ का दो या कीर्ति स्तंभ? कौन से राजा की जानकारी दे रही है? कुंभा के बारे में क्या क्या बताती है? साहित्य, उपाधियां और उसके विजय पे। फिर हम फारसी भाषा का एक प्राचीनतम अभिलेख जो राजस्थान का वो देख रहे थे, वो कहां से मिला है? अजमेर। कब का है वो? 1200 ईस्वी। कहां पे लगा हुआ है? 2.5 दिन के झोंपड़े में। कहां लगा हुआ है? और वो अभिलेख हमें ये बता रहा है कि पहले यहां पर क्या हुआ करती थी, उसको तोड़ के क्या बनाई गई थी? मस्जिद। हमें एक चित्तौड़ में एक अभिलेख मिला है, कौन सा है? दाहिबी पीर की दरगाह का अभिलेख। कौन सा है? दाहिबी पीर की दरगाह का अभिलेख। वो कब का है? 1325। और वो कहता है कि चित्तौड़ का नाम क्या है? क्या नाम है? खिजरा। उसके बाद में हम देख रहे थे ताम्रपत्र। हमने कहा ताम्रपत्र अक्सर तब जारी किए जाते जब राजा क्या दिया करते? भूमि अनुदान। शुरुआत में ताम्रपत्रों की भाषा कौन सी है? लेकिन जैसे जैसे विकास हुआ कि कौन सी भाषा आ गई, जो राजा जिस भाषाओं को जानता था उस भाषा में लिखवा लिए। हम एक ताम्रपत्र देख रहे थे, आहड़ ताम्रपत्र। कौन सा? कब का है? कौन से वंश की जानकारी है? चालुक्य। कौन से वंश की? चालुक्य। चालुक्यों में कहां से कहां तक के राजा? मूलराज से लेके भीमदेव सेकंड। इसका मतलब है कि भीमदेव सेकंड के टाइम का ताम्रपत्र है, लास्ट उसमें भीमदेव सेकंड है। एक ताम्रपत्र कौन सा है? खेरोदा। खेरोदा ताम्रपत्र कब का है? 1437। कब का है? और कुंभा ने कहां के आसपास की जमीन दान में दिए? एक लिंग जगह। तो उस जगह की क्या बताएं उसमें? मार्ग, और क्या बताए? मुद्राएं और धार्मिक स्थिति। एक ताम्रपत्र और हम देख रहे थे, चीकली। कौन सा था? चीकली। वो कब का है? और वो हमें बता रहा है कि उस समय क्या क्या लगते थे? टैक्स। लाग बाग कौन सी थी, लगान कर कौन से थे, उनकी जानकारी मिलती है। बेटा आगे लिखो, सिक्के। हाँ, तुम्हारी ग्रेजुएशन कंप्लीट है लेकिन एज 21 नहीं है, तो बैठी रहे यहाँ पे चुपचाप, कोई बात नहीं करनी है, अपनी टाबर है तुम अभी। सिक्के, कॉइन्स। कल मैं बता रहा था कि अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? वैसे वैसे सिक्कों का अध्ययन जो होता है उसको बोलते हैं न्यूमिस्मेटिक्स। क्या बोलते हैं? किसके अध्ययन को? सिक्कों।
तो सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूमिस्मेटिक्स। लिख लो, सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। स्टडी ऑफ कॉइन्स इज कॉल्ड एज न्यूमिस्मेटिक्स। सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। स्टडी ऑफ कॉइन्स इज कॉल्ड एज न्यूमिस्मेटिक्स। सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूमिस्मेटिक्स। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफ। सिक्कों का अध्ययन, अपने एक राइटर हुआ था, अंग्रेज एक राइटर, कौन राइटर हुआ? वेब नाम करके एक राइटर हुआ, और वेब ने एक बहुत अच्छी बुक लिखी है अपने राजस्थान के सिक्कों पे। क्या नाम बुक का बताओ? देखिए, क्रंचीज ऑफ हिंदू स्टेट्स ऑफ राजपूताना। राजस्थान को राजपूताना कहते थे, राजपूताना के हिंदू राज्यों के सिक्के। क्या नाम बुक का? क्रंचीज ऑफ हिंदू स्टेट्स ऑफ राजपूताना। किसकी बुक है? किसकी बुक है? लिख लो, वेब की पुस्तक, बुक ऑफ वेब। और बुक का नाम लिख लो, क्रंचीज ऑफ हिंदू स्टेट्स ऑफ राजपूताना। अब कोई पूछेगा राजस्थान के सिक्कों पर किसने किताब लिखी थी, तो किसने किताब लिखी थी? वेब। या कोई पूछेगा वेब की बुक का नाम बताओ, क्रंचीज ऑफ हिंदू स्टेट्स ऑफ राजपूताना। क्रंची मतलब सिक्के, हिंदू स्टेट्स मतलब हिंदू राज्य। कहां के? तो राजपूताना। राजपूताना के हिंदू राज्यों के सिक्के, क्रंचीज ऑफ हिंदू स्टेट्स ऑफ राजपूताना। किसकी बुक है? वेब। सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूमिस्मेटिक्स। क्या कहलाता है? किसने किया अध्ययन? वेब ने। तभी तो बुक लिखेगा, बिना अध्ययन के तो कैसे लिखेगा? तो वेब की बुक का नाम क्या है? क्रंचीज ऑफ हिंदू स्टेट्स ऑफ राज। अब सिक्के तो अलग अलग जगह से मिलेंगे, तो कहां कहां से मिले, क्या क्या मिले, उनके बारे में पढ़ते हैं। एक लाइन लिखो, नीचे लाइन चेंज करके लिखो। राजस्थान में कई स्थानों से हमें अलग अलग प्रकार के सिक्के प्राप्त होते हैं। राजस्थान में कई स्थानों से हमें अलग अलग प्रकार के सिक्के प्राप्त होते हैं। वी गेट डिफरेंट कॉइन्स फ्रॉम वेरियस प्लेसेज ऑफ राजस्थान। वी गेट डिफरेंट कॉइन्स फ्रॉम वेरियस प्लेसेज ऑफ राजस्थान। राजस्थान में कई स्थानों से हमें अलग अलग सिक्के प्राप्त होते हैं। वी गेट डिफरेंट कॉइन्स फ्रॉम वेरियस प्लेसेज ऑफ राजस्थान। राजस्थान में कई स्थानों से हमें अलग अलग प्रकार के सिक्के प्राप्त होते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिखते हैं अपने, जैसे एक जगह लिखो नगर, टोंक में एक जगह, नगर कहां पर है? टोंक में एक जगह। किसी टाइम में यहां पर एक जाति रहती थी, उस जाति का नाम था मालव। क्या नाम था? मालव जाति ने अपना राज्य स्थापित कर लिया था। राज्य को अपने आप बोलते जनपद। क्या बोलते? तो मालव जाति का राज्य था, इसलिए नाम क्या हो गया? मालव जनपद। और उन मालव जनपद वालों की राजधानी थी नगर। राजधानी कौन सी थी? तो दो चीजें, एक तो मालव जनपद कौन से इलाके में रहा होगा? टोंक। उनकी राजधानी कौन सी रही होगी? नगर। ऑब्वियस सी बात है, जहां राजधानी रही है वहां से सिक्के मिलेंगे। और भाई साहब, छोटे मोटे सिक्के भी नहीं, 6000 सिक्के। कितने सिक्के? 6000 सिक्के मिले कार्लाइल को। किसको मिले? याद आ गया? कौन है कार्लाइल? राजस्थान में पुरातत्व का। इसीलिए जनक कहते हैं कि भाई साहब वो यत्र तत्र जाके बेचारा ढूंढ रहा था चीजें, तो उसको कार्लाइल को 6000 सिक्के मिलते हैं। कौन सी जनपद के? कहां से मिलते हैं? कोई पूछे आपसे कि राजस्थान में सर्वाधिक सिक्के कौन से जनपद के मिले हैं? मालव। कहां से मिले? नगर से। कितने मिले? 6000। किसको मिले? याद रह जाएगा। तो एक जगह से बड़ा ढेर, आपको सिंपल पूछेगा मालव जनपद के सिक्के कौन से स्थान से प्राप्त होते हैं? नगर। किसको प्राप्त होते हैं? कार्लाइल। कितने प्राप्त होते हैं? लिख लो, कार्लाइल को मालव जनपद के 6000 सिक्के प्राप्त हुए थे। कार्लाइल कलेक्टेड 6000 कॉइन्स ऑफ मालव जनपद। कार्लाइल को मालव जनपद के 6000 सिक्के प्राप्त हुए थे। कार्लाइल कलेक्टेड 6000 कॉइन्स ऑफ मालव जनपद। कार्लाइल को मालव जनपद के 6000 सिक्के प्राप्त हुए थे। कार्लाइल कलेक्टेड 6000 कॉइन्स ऑफ मालव जनपद। कार्लाइल को मालव जनपद के कितने सिक्के प्राप्त हुए? 6000 सिक्के प्राप्त हुए थे।
एक और जगह लिखो रेड, ये भी टोंक में। रेड भी कहां पर है? आज सुनना देखो, यहां से भी हमें खूब सारे सिक्के मिले, 3,000 सिक्के मिले। कितने सिक्के मिले? पर ये अलग अलग है। टोंक में मालव जनपद है, रेड भी टोंक में है, तो ऑब्वियस सी बात है मालवों के सिक्के तो मिलेंगे। मालव सिक्के मिले। कुछ सिक्कों पे लिखा हुआ है मित्र। क्या लिखा हुआ है? तो कोई मित्र नाम के राजा रहे होंगे, उनके सिक्के होंगे। कुछ सिक्के मिले एक राजा के, उस राजा का नाम था अपोलोडोर्स। क्या नाम था? अपोलोडोर्स नाम करके एक राजा हुआ था, इंडो ग्रीक राजा था। कौन सा राजा था? ग्रीक मतलब यूनान के लोग। यूनान देश है, यूनान, ग्रीस, ग्रीस जिसको बोलते हैं। ग्रीस के लोगों को अपने क्या कहते हैं? ग्रीक। वे ग्रीक जो इंडिया की तरफ आ गए थे उनको बोलते हैं इंडो ग्रीक। क्या बोलते हैं? वे ग्रीक जो इंडिया की तरफ आ गए थे वो क्या कहलाते हैं? भाई ग्रीस का एक बंदा था जिसने भारत पर आक्रमण किया था, आप सब उसको जानते हैं, सिकंदर। कौन था? या जिसको आप कहते हैं अलेक्जेंडर। तो अलेक्जेंडर या जो सिकंदर था वो कौन से देश का था? ग्रीस। ग्रीस के पास में एक छोटा सा, एग्जैक्टली अब तो अलग देश बन गया, मैसेडोनिया। कौन सा देश है? पर पहले वो पूरा ग्रीस ही हुआ करता था। ग्रीस के एक बंदे ने भारत पर अटैक किया था। किसने किया था? सिकंदर। किसने किया? सिकंदर। या उसी को आप क्या कहते हो? अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर कहते हो या क्या कहते हो? सिकंदर। वो अपने पंजाब तक आ गया था। कहां तक आ गया था? लेकिन पंजाब के बाद उसके सैनिकों ने मना कर दिया कि आगे चलेंगे फालतू में मरेंगे रे, वापस चल। तो यहां से वापस चला गया। पर इतना इलाका तो जीत गया था, तो बीच बीच में अपने कमांडर छोड़ के गया। तो उसके वो कमांडर जो इधर ही बस गए थे बाद में, वो क्या कहलाए? इंडो ग्रीक। क्या कहलाए? वे ग्रीक जो इंडिया में रह गए वो क्या कहलाए? उन इंडो ग्रीक में एक राजा है, उस राजा का नाम क्या है? अपोलोडोर्स। क्या नाम है? इसके सिक्के हमें कहां से मिलते हैं? एक सिक्के और मिले हमें, उन सिक्कों को बोलते हैं इंडो सेसेनियन। क्या बोलते हैं इनको? मैं और बताता हूं देखो। क्या सिक्कों का नाम क्या बताओ देखे? इंडो सेसेनियन। कौन से सिक्के? इंडो सेसेनियन। ईरान, ईरान एक देश है अपना, ईरान। ईरान में एक वंश था, उस वंश का नाम था सासानी। कौन सा वंश था? ईरान में कौन सा वंश था? सासानी। उस सासानी वंश के सिक्के हूणों ने लूट लिए। हूण, हूण नाम सुने? हूण कभी? हूण एक जाति थी, वो ईरान लूटती है। और ईरान को लूटने के बाद वो भारत की तरफ आ जाती है। वो सासानी वंश के सिक्के इधर भारत के अंदर चलाती है। कालांतर में वो सिक्के भारत में खूब पॉपुलर हुए। भारत के राजाओं ने भी वैसे सिक्के बनाने शुरू किए। इंडिया में सासानी सिक्के बनने लग गए, इसलिए नाम क्या हो गया? क्या नाम हो गए? तो रेड में अलग अलग प्रकार के सिक्के मिलते हैं। कौन कौन से? मालव, मित्र, अपोलोडोर्स, इंडोसेस। मालव एक जनपद है, मित्र को यहां पर राजा रहे होंगे, अपोलोडोर्स एक राजा का नाम, इंडो ग्रीक हम आगे और पढ़ लेंगे। और ईरान वाले सिक्के जो भारत में चलने लगे उनको क्या बोलते हैं? तो रेड में कौन कौन से सिक्के मिलते हैं बताओ देखे? तो रेड में कितने सिक्के मिले हैं? 3,000। कौन कौन से? मालव, मित्र, अपोलोडोर्स। याद रहेगी बात? कुछ सिंपल पूछेगा। टोंक में एक जगह जहां पर अलग अलग प्रकार के कई सिक्के मिलते हैं, कौन सी है? रेड। नगर में भी मिले हैं, पर नगर में मालवों के। नगर में केवल किसके? यहाँ मालवों के भी है, मित्रों के भी है, अपोलोडोर्स के भी है, और इंडोसेट। इसका मतलब है रेड एक व्यापारिक केंद्र है। रेड क्या है? ट्रेड सेंटर है, व्यापार होता है। तो व्यापार में तो जिसके पास जो सिक्का होगा देके जाएगा। तो नहीं, मैं तो उधर का हूं यार, इंडो सेसेनियन सिक्का मेरे पास। उसने कहा ठीक है दे, एक्सचेंज करते हैं अब। रुपए लेके डॉलर ले लो, डॉलर लेके पाउंड ले लो, वो सिस्टम है। अलग अलग प्रकार के सिक्के। इसका मतलब रेड कोई ना कोई व्यापारिक केंद्र है, और व्यापारिक केंद्र लोग यहाँ व्यापार करने के लिए आते हैं। आई बात समझ में? देखो, हमें यहां से 3,000 अलग अलग प्रकार के सिक्के प्राप्त होते हैं। वी गेट 3,000 डिफरेंट कॉइन्स फ्रॉम ईयर्स। हमें यहां से 3,000 अलग अलग प्रकार के सिक्के प्राप्त होते हैं। वी गेट 3,000 डिफरेंट कॉइन्स फ्रॉम हियर। जैसे लिख लो, जैसे करके लिख लो कौन कौन से? मालव, मित्र, अपोलोडोर्स और इंडो सेसेनियन। गरम गरम।
कौन कौन से बताओ देखिए? मालव, मित्र, अपोलो डॉट्स और इंडोसेसेनियन, ये सारे प्रकार के सिक्के कहां से मिलते हैं? नगर से तो केवल मालवों के मिले, इसका मतलब नगर मालवों की क्या रहा होगा? राजधानी। रेड में मालवों के, मित्रों के, अपोलो डॉट्स के, इंडोसेसियन के सबके मिले, इसका मतलब वो कैसा केंद्र है? आप यूं मान लीजिए कि मालव जनपद के टाइम में नगर तो उनकी दिल्ली था और रेड उनका बॉम्बे है। जैसे भारत की राजनीतिक राजधानी कौन सी? दिल्ली। भारत की इकोनॉमिक राजधानी कौन सी? आज भी इकोनॉमिक कैपिटल तो वही मिलेगी, बॉम्बे मिलेगी आपको। शेयर मार्केट और सब अपना क्या शिफ्ट है? बॉम्बे साइड के अंदर। तो जैसे उनकी आर्थिक राजधानी आज अपनी बॉम्बे, वैसे उनकी आर्थिक राजधानी क्या रही होगी? तो यहाँ पे उनका ज्यादा व्यापार वाणिज्य होता होगा, इसलिए चीजें मिल जाती। और चीजें पढ़ते देखो। तीसरा लिखो, भरतपुर में अपने बयाना के पास में एक जगह नगला छेल। कौन सी जगह? नगला छेल या बयाना लिख लो बोले इसे। नगला छेल का दोया बयाना का दोया की बात। आजादी के एक साल बाद की बात है। कब की बात है? आजादी के एक साल बाद, मतलब कब हो जाएगा? 1948। भरतपुर राजा साहब शिकार खेलने के लिए गए हुए थे। शिकारियों के घोड़े दौड़ रहे हैं। शिकारियों के दौड़ते हुए घोड़ों में एक शिकारी के घोड़े का पैर जमीन की तरफ धंसा, घोड़ा गिर गया। घोड़ा गिर गया, साथ में जब जमीन की तरफ पैर गया तो टन की आवाज आई घोड़े के पैर के लगने के कारण। जमीन खोदी गई, एक मटका निकलता है, उसमें एक साथ 1921 सिक्के। कितने सिक्के? गुप्तों के। कौन से वंश के? गुप्त वंश का नाम सुना होगा। चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, कुमार गुप्त, ऐसे नाम पढ़े होंगे। भारत में सबसे अधिक सिक्के यदि किसी वंश के मिले हैं तो वंश है गुप्त। कौन सा है? सबसे अधिक सिक्के यदि चलाए थे तो किसने चलाए थे? गुप्तों। उन गुप्तों के सिक्के अलग अलग भारत में कई कई जगह से मिले हैं, पर सबसे अधिक सिक्के किसी एक जगह से मिले हैं, तो वो जगह कौन सी है? कौन सी जगह? एक साथ कितने सिक्के? 1921। नगला चेल किसके पास में पड़ता है? इसका मतलब गुप्तों के टाइम में गुप्तों का राजस्थान में सबसे बड़ा अड्डा बयाना है। उनका ये बड़ा अड्डा रहा होगा, यहाँ पर वो शासन संभालते होंगे यहाँ से बयाना से अपना कुछ ना कुछ, इसलिए उनके इतने सारे सिक्के मिल गए। कितने सिक्के? कौन सी जगह से? कौन से वंश के? अब कोई पूछेगा गुप्तों के सिक्के कहां से प्राप्त होते हैं, कहां से प्राप्त होते हैं? देखो, 1921 गुप्त सिक्के प्राप्त होते हैं। वी गेट 1921 गुप्ता कॉइन्स। 1921 गुप्त सिक्के प्राप्त होते हैं। वी गेट 1921 गुप्ता कॉइन्स। 1921 गुप्त सिक्के प्राप्त होते हैं। 1921 क्या प्राप्त होते हैं? गुप्त सिक्के प्राप्त होते हैं। कहां से? नकली। अच्छा, गुप्तों के सिक्के राजस्थान में कई और जगह से भी मिले, इसी में नीचे एक लाइन लिखो। हमें कई अन्य स्थानों से भी गुप्त सिक्के प्राप्त होते हैं। वी ऑल्सो गेट गुप्ता कॉइन्स फ्रॉम अदर प्लेसेस। हमें कई अन्य स्थानों से भी गुप्त सिक्के प्राप्त होते हैं। वी ऑल्सो गेट गुप्ता कॉइन्स फ्रॉम सम अदर प्लेसेस। हमें कई अन्य स्थानों से भी गुप्त सिक्के प्राप्त होते हैं। वी ऑल्सो गेट गुप्ता कॉइन्स फ्रॉम सम अदर प्लेसेस। जैसे दो चार नाम यही लिख लेते हैं। जैसे नाम उतारो, कहां कहां से? बेड, सोयला, मोरोली, अहेड़ा। क्या क्या नाम बताओ देखे? बेड, सोयला, मोरोली। रेड कहां पर? अभी रेड पढ़ाया था मैंने। रेड के पास है बेड। बेड भी कहां हो गया? टोंक, लिख लो टोंक। बेड कहां पर है? टोंक। सोयला भी टोंक। सोयला भी कहां पर है? मोरोली जयपुर। मोरोली कहां पर है? अगला कौन सा? अजमेर।
अब और सुनो, देखो सिक्के इतिहास में क्या बताते हैं, ये गुप्तों के जो भी सिक्के मिले ना अपने को, बयाना से, बेड से, या ये जो भी मोरोली, सोइला, अहेड़ा से जो सिक्के मिले, इन सब सिक्कों पे गरुड़ बना हुआ है। सब सिक्कों पे क्या बना हुआ है? गरुड़। कौन से भगवान का वाहन है? इसका मतलब गुप्त कौन से भगवान को मानते हैं? ये सिक्के मिले, सब सिक्कों पे गरुड़ है, इसका मतलब जो गुप्त है वो कौन से भगवान के भक्त है? इसका मतलब उस टाइम का राजकीय धर्म कौन सा रहा होगा? वैष्णव। कौन सा रहा होगा? तो आप भाई सिक्के इतिहास, कोई को अभी को पूछ ले आपसे, यार सिक्के मिल गए तो मिल गए यार, उनसे क्या हिस्ट्री पता चलती है? एक तो ये हिस्ट्री पता चलती है कि जिस राजा के सिक्के ज्यादा है, इसका मतलब उसकी औकात ज्यादा थी। जिनके सिक्के कम है उनकी औकात है। जिस जगह से सिक्के मिल रहे हैं उसका पता चलता है कि किसी जगह पे ज्यादा सिक्के हैं, जगह की औकात ज्यादा है। किसी जगह पे सिक्के नहीं, इसका मतलब उसकी औकात उस टाइम में, जिस जो चिन्ह बने हैं, उनसे पता चलता है कि यदि यहाँ पे गरुड़ 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 बना हुआ है, इसका मतलब शिव जी को नहीं धोख रहे। किसको धोख रहे हैं? तो हमें भगवान जी का पता चल रहा है, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक सारी चीजें पता चलती है। देख लो, देखो इन गुप्त सिक्कों को गरुड़ प्रकार के सिक्के कहा जाता है। इन गुप्त सिक्कों को गरुड़ प्रकार के सिक्के कहा जाता है। दीज गुप्ता कॉइन्स आर नोन एज गरुड़ा टाइप कॉइन्स। इन गुप्त सिक्कों को गरुड़ प्रकार के सिक्के कहा जाता है। दीज गुप्ता कॉइन्स आर नोन एज गरुड़ा टाइप्स कॉइन्स। इन गुप्त सिक्कों को गरुड़ प्रकार के सिक्के कहा जाता है। दीज गुप्ता कॉइन्स आर नोन एज गरुड़ा टाइप कॉइन्स। और बताता हूं, एक बहुत प्रतिहार, एक वंश सुना है प्रतिहार नाम? और प्रतिहारों में एक महानतम राजा हुए जिनका नाम था मिहिर भोज। नाम सुना होगा। हमें मिहिर भोज प्रतिहार के सिक्के प्राप्त होते हैं राजस्थान में कई अलग अलग जगह से। नीचे एक लाइन चेंज करके लिखो। देखो हमें कई स्थानों से मिहिर भोज प्रतिहार के सिक्के प्राप्त होते हैं। वी गेट कॉइन्स ऑफ मिहिर भोज प्रतिहार फ्रॉम मेनी प्लेसेस। हमें कई स्थानों से मिहिर भोज प्रतिहार के सिक्के प्राप्त होते हैं। वी गेट कॉइन्स ऑफ मिहिर भोज प्रतिहार फ्रॉम मेनी प्लेसेस। हमें कई स्थानों से मिहिर भोज प्रतिहार के सिक्के प्राप्त होते हैं। वी गेट कॉइन्स ऑफ मिहिर भोज प्रतिहार फ्रॉम मेनी प्लेसेस। कई स्थानों से मिहिर भोज प्रतिहार के सिक्के प्राप्त होते हैं। जैसे मैं जगह के नाम लिख रहा हूं, आप उतार लीजिए, फिर अपने बात करेंगे। कहां से मिले बताओ। देखिए, मावलदेसर, नोहर, पल्लू, नामा, डेगाना, बघेरा किसके सिक्के हैं? मिहिर भोज प्रतिहार। तो ऊपर वाली तीन जगह मावलदेसर, नोहर, पल्लू, तीनों हनुमानगढ़ में। मावलदेसर, नोहर और पल्लू तीनों कहां पड़ते हैं? हनुमानगढ़। अगली दो जगह कौन सी है? नामा और डेगाना, दोनों नागौर। नामा और डेगाना कहां पड़ते हैं? नागौर। बघेरा पड़ता है आपका अजमेर। बघेरा कहां पड़ता है? ये जब सिक्के देखते हैं ना, इन सिक्कों पर एक नाम लिखा हुआ है आदिवराह। क्या लिखा हुआ है? सुनना, फिर एक साथ बात करेंगे अपने। आदि का मतलब होता है पहला। आदि का मतलब, वराह मतलब भगवान विष्णु। वराह का मतलब क्या है?
मिहिर भोज प्रतिहार ने उपाधि धारण की थी आदिवरा। उसके कहने का मतलब भगवान विष्णु का पहला भक्त मैं हूं। यदि दुनिया में भगवान विष्णु के भक्तों की लाइन बनाई जाए तो लाइन वहीं से शुरू होगी जहां हम खड़े होंगे। ऐसा कौन कह रहा था? अब कोई आपसे क्वेश्चन पूछेगा मिहिर भोज ने कौन सी उपाधि धारण की थी, हमें कैसे पता उसने उपाधि धारण की? साहब उसके सिक्कों पे है। उसके तो इन सिक्कों के नाम ये आदिवरा प्रकार के सिक्के क्या कहा जाता है, लिख लो। इन सिक्कों को आदिवरा प्रकार के सिक्के कहा जाता है। दीज कॉइन्स आर नोन एज आदिवरा टाइप्स कॉइन्स। इन सिक्कों को आदिवरा प्रकार के सिक्के कहा जाता है। दीज कॉइन्स आर नोन एज आदिवरा टाइप कॉइन्स। इन सिक्कों को आदिवरा प्रकार के सिक्के कहा जाता है। दीज कॉइन्स आर नोन एज आदिवरा टाइप कॉइन्स। ये तो पुराने सिक्के हैं, बहुत पुराने पुराने टाइम के। ये जनपदों का टाइम था, जनपदों का टाइम था, तो मालव जनपद के सिक्के कहां से मिल रहे हैं? बताओ, देख के बताओ। मालव जनपद के सिक्के कहां से मिल रहे हैं? नगर। कहां से? कितने सिक्के किसको मिले? कार्लाइल। किसको मिले? नगर कहां पड़ता है? टोंक की एक जगह से हमें और सिक्के मिलते हैं, रेड। कौन सी जगह? रेड। कितने सिक्के मिले? किस किस के? मालव, मित्र, अपोलोडोर्स, इंडो सैसेनियन। बताओ किस किस के? हमें गुप्तों के सिक्के कहां से मिलते हैं? नगला छेल। कहां से मिलते हैं? नगला छेल कहां पड़ता है? बयाना, भरतपुर। और कितने सिक्के मिले? 1921। कितने मिले? और गुप्तों के थोड़े थोड़े सिक्के कई जगह से और मिले। कौन कौन सी जगह नाम बताओ देखे? बेड, सोयला, मोरोली, अहेड़ा। बेड कहां पे? सोयला कहां पे? मोरोली कहां पर है? अहेड़ा कहां पर है? इन सब सिक्कों पे क्या बना हुआ है? गरुड़। क्या बना हुआ है? इसका मतलब ये कौन से सिक्के हैं? गरुड़ प्रकार के। कौन से? गुप्तों के बाद में एक और वंश आ गया था, प्रतिहार। कौन सा आ गया? तो प्रतिहारों के सिक्के हमें कौन से राजा के मिलते हैं? मिहिर भोज। कहां कहां से? मावल देसर, नोहर, पल्लू, नामा, डेगन। और ये जो सिक्के, इन सिक्कों पे क्या बना हुआ है? आदिवरा। क्या लिखा हुआ है? आदिवरा। इसलिए कौन से प्रकार के सिक्के? ये तो प्राचीन काल वाले। ये तो कौन से? अब मध्य काल में तो अपने अलग अलग रियासतें बन गई भाई। अब फिर तो अपना मेवाड़ अलग हो गया, मारवाड़ अलग हो गया। पहले प्राचीन काल में तो अपने यहाँ रियासतें थी नहीं। अपने तो उधर जो पाटलिपुत्र में राजा बनता वही अपने पे कंट्रोल कर लेता, या फिर अपने छोटे छोटे जनपद थे, अलग अलग जनपदों का राज था। लेकिन अब अपने राज्य बनने लगे, मेवाड़ बन गया, मारवाड़ बन गया। अब सबने अपने अपने सिक्के चलाए। मेवाड़ के सिक्के अलग, मारवाड़ के सिक्के अलग, जयपुर के सिक्के अलग, कोटा के सिक्के अलग, सबके अलग अलग सिक्के चले। लाइन चेंज करके लिखो। मध्यकाल में इन मिडाइवल एरा, मध्यकाल में इन मिडाइवल एरा, मध्यकाल में इन मिडाइवल एरा विभिन्न रियासतों ने, विभिन्न रियासतों ने, वेरियस प्रिंसली स्टेट्स, विभिन्न रियासतों ने, रियासत समझते हो ना, राजा का जहां पर राज होता है उसको क्या बोलते? रियासत। विभिन्न रियासतों ने, वेरियस प्रिंसली स्टेट्स, विभिन्न रियासतों ने अपने अलग अलग सिक्के चलाए थे। सर्कुलेटेड डिफरेंट कॉइन्स, सर्कुलेटेड दियर डिफरेंट कॉइन्स। अपने अलग अलग सिक्के चलाए थे। सर्कुलेटेड दियर डिफरेंट कॉइन्स। अपने अलग अलग सिक्के चलाए थे। जैसे मैं एक लिस्ट बना रहा हूं, उतारिए कौन कौन से सिक्के कहां कहां पे थे। पूछते हैं, यहां से सवाल पूछते हैं।
उतार देख, फिर एक दो नाम और लिखते हैं। उतार ली सर, आगे चलूं बोले? चलो मैं एक दो नाम और लिखते हैं। उतार ली? कोई ना प्री में पूछेगा सुमिलित कीजिए टाइप में। उतार ली? अब देखो एक एक पढ़ते हैं अपने, वापस वापस ले लूं मैं। पहले सबसे पहले लिखा हुआ अपना आमेर, या आमेर को बाद में क्या बोलने लगे थे? जयपुर। भाई पहले राजधानी थी आमेर, बाद में जयपुर बसा दिया तो राजधानी कौन सी आ गई? जयपुर। तो आमेर या जयपुर में कौन से सिक्के? जहाड़ शाही। कौन से सिक्के? और सुनो देखो, आमेर के राजा थे ना, ये मानते थे हम भगवान राम के वंशज है। किसके वंशज है? भगवान राम के बेटे थे कुश। लव और कुश तो हो गए, तो कुश के कौन हो गए? कुश। कुश के वंशज है कच्छावा। कुश के वंशज कौन है? कुश से बना कुशवाहा। कुशवाहा 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 करते करते अपने राजस्थान वाले क्या बोलने लगे? तो जयपुर में कौन सा वंश था? कछवाहा वंश था। कछवाहा किसके वंशज है? कुश। कुश के इसके बेटे हैं राम जी। राम जी का राज्य कौन सा था? राम जी की राजधानी कौन सी थी? अयोध्या। अयोध्या का जो झंडा था वो सफेद था। किस कलर का झंडा था? और उस सफेद कलर के झंडे में एक झाड़ी बनी होती थी। क्या बनी होती? शायद टहनियों की एक झाड़ी थी, एक झाड़ी बनी होती उसमें, ऐसी एक झाड़ी बनी होती। जब जयपुर वाले यहां पर आए तो उनका हम भी राम जी के वंशज है, और राम जी का झंडा अयोध्या का कैसा था? सफेद। और सफेद झंडे में क्या बनी हुई थी? एक झाड़ी। और झाड़ी में कितनी टहनियां थी? 6। तो उन्होंने कहा हमारे सिक्के पे भी झाड़ी बनाएंगे, तो सिक्कों पे झाड़ी बना दी। इसलिए सिक्के कौन से हैं? सिक्के कौन से हैं? और जाड़साई नाम देखते ही आमेर करना है या जयपुर करना है। कोई पूछे कि जाड़साई सिक्के कहां के थे? आमेर। कोई पूछे कि जाड़साई झंडा कहां का था? आमेर। कोई पूछे जाड़साई राजधानी कौन सी थी? आमेर। कोई पूछे जाड़साई जूतियां कहां की होती है? आमेर। कोई जाड़साई पगड़ी कहां की होती है? आमेर। जाड़साई बोली कहां बोली जाती है? जहां जहां जाड़साई वहां वहां सब जगह झाड़ी बनवा दी उन्होंने। झाड़ी बनवा दी इसलिए क्या हो गया? जाड़साई। मैं एक बार साल भर पहले की बात है, 2022 की बात हो, 21 की शायद, राजस्थान दिवस आता है 30 मार्च को। कब आता है? तो मैं दूरदर्शन के कार्यक्रम में बुलाया हुआ था हिस्ट्री पे बोलने के लिए। हिस्ट्री पे बोलने के लिए आप आ जाओ। तो उनका एक कार्यक्रम था, इसमें हिस्ट्री और कल्चर पे बुलवा रहे थे। तो हिस्ट्री पे मैं था बोलने के लिए, और कल्चर पे बोलने के लिए गेस्ट जो बुलाए हुए थे वो थे गुलाबो।
एक डांसर है अपने राजस्थान की बहुत होती, कालियो कूद पड़ो मेला में, कभी डांस देखा, गुलाबो 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 पद्मश्री मिला हुआ उनको, तो गुलाबो जी आए हुए थे, रिकॉर्डिंग करनी थी उनको, 29 को रिकॉर्डिंग करके 30 को चलानी थी, लाइव नहीं था, पहले रिकॉर्डिंग करेंगे फिर चलाएंगे। तो वो रिकॉर्डिंग से पहले हम जब बैठे थे, तो अब हम दोनों पहली बार ही गए थे, वो तो पहले आए हुए थे, मैं पहली बार ही गया था। तो वो हमसे पूछ रहे थे कि भाई राजस्थान दिवस का कार्यक्रम है, तो जो एंकर थे, सर थे, एंकर सर जो थे, वो पूछ रहे थे भाई कौन सी भाषा में सवाल पूछूं, कैसे पूछूं, पहले आपसे पूछूं, इनसे पूछूं, कैसे शुरुआत करूं, कैसे जवाब दोगे भाई, ताकि अगला कंफर्टेबल फील करे थोड़ा, भाई कार्यक्रम तो अच्छा होना चाहिए ना फिर। तो मैंने कहा कि भाई राजस्थान दिवस का कार्यक्रम है, तो आप यदि राजस्थानी में पूछेंगे ज्यादा ठीक रहेगा, तो भाई लोगों तक एक मैसेज भी जाए कि भाई हमारी भाषा राजस्थानी, इसलिए हमारे प्रदेश का नाम भी क्या है, राजस्थान। पंजाबी है तो पंजाब, तमिल है तो तमिलनाडु, मराठी है तो महाराष्ट्र, गुजराती है तो गुजरात, तो राजस्थानी है तो राजस्थान। हिंदी तो अपने बाकी बोलते ही रहते हैं, पर आज के दिन तो कम से कम ये मैसेज जाए कि हम क्या बोल रहे हैं। तो उन्होंने कहा हाँ वेरी गुड वेरी गुड, ठीक ठीक है, मैं आपसे तो राजस्थानी में पूछ लूंगा। तो उन्होंने गुलाबी जी को कहा कि गुलाबो जी आप किस में कंफर्ट फील करेंगे। तो उनके ब्लंट मुंह से निकला कि मैं तो जाड़सा ही बोलूंगी। क्या बोलूंगी? क्योंकि जयपुर के हैं, जयपुर की बोली कौन सी? झाड़साई। तो मैं केवल सिक्का नहीं है, बोली भी कौन सी है, झंडा भी कौन सा है, पगड़ियां भी कौन सी है, जहां जहां आमेर वहां वहां, जहां जहां झाड़साई वहां वहां। याद रहेगा? क्यों झाड़साई नाम क्यों? झाड़ी बनी थी। क्या बनी थी? झाड़ी। कहां के झंडे में? अयोध्या के झंडे। अयोध्या किसकी राजधानी? भगवान श्री राम। भगवान श्री राम के वंशज कौन? कछावा। कुछ के बेटे, इसलिए क्या हो गए? कछावा। आई बात समझ में? अगला कौन सा लिखा है? एक राजा वे विजय सिंह। राजा कौन वे? विजय सिंह ने सिक्के चलाए, इसलिए कौन से हो गए? कौन से हो गए? विजय सिंह। अगला कौन सा है? क्या कौन से सिक्के हैं? राजा वे गज सिंह, गज सिंह के सिक्के। अगला कौन सा है? सिक्का कौन सा है? एक लिखा है मैंने स्वरूप सर, एक लिखा है चांदोड़ी। कौन कौन से? स्वरूप साई और चांदो। राजा वे स्वरूप सिंह, तो स्वरूप सिंह के नाम पे सिक्के कौन से हो गए? स्वरूप। एक मेवाड़ में एक राजकुमारी हुई थी, उस राजकुमारी का नाम था चांद कमर। क्या नाम था? जयपुर के एक राजा से सगाई की। जयपुर के राजा का नाम था प्रताप सिंह। क्या नाम था? जिसने हवा महल बनवाया था। हवा महल तो देखा है? तो हवा महल बनवाने वाले जयपुर का जो राजा था उसका नाम क्या था? और प्रताप सिंह की सगाई मेवाड़ की कौन सी राजकुमारी से हुई? पर सगाई के बाद शादी करते उससे पहले प्रताप सिंह मर गया। फिर चांद कंवर ने शादी की नहीं। उसने कहा भाई अपनी सगाई हुई थी प्रताप सिंह के साथ में, शादी होती तो उससे होती, अब दूसरे से भी अपने को शादी करनी। तो फिर वो मेवाड़ में रहे थे, वैसे ही कुंवारे रहे थे, शादी उन्होंने की नहीं थी। और जयपुर वाले भी बहुत मानते थे उनको। जयपुर में भी बाद में जितने राजा बने वो ये मानते थे कि वो हमारी माँ ही है। नहीं आ पाई यहाँ पे रानी बन के, बात अलग है, पर हमारे लिए उसने सब कुछ त्याग दिया, दूसरी शादी नहीं की, तो हमारे लिए भी कितनी बड़ी बात है। तो जयपुर वाले भी इनको खूब मानते। तो उन चांद कंवर के सम्मान में बाद में मेवाड़ वालों ने सिक्का जारी कर दिया, चांदोड़ी। कौन सा? कि भाई हमारी एक राजकुमारी इतना बड़ा त्याग करके जिसका नाम तो रहना चाहिए, तो नाम पे क्या किया जाए? सिक्का जारी कर दो। तो कौन सा सिक्का जारी कर दिया? पर ये चांदोड़ी मेवाड़ मेवाड़ में चलता था, मेवाड़ के बाहर चांदोड़ी नहीं चलेगा। मतलब आप जोधपुर जाओ, जोधपुर जाकर चांदोड़ी ले लो तो वो नहीं लेंगे। जोधपुर में जाओगे फिर आपको कौन सा ले जाना पड़ेगा? स्वरूप साई। कौन सा? स्वरूप साई। मेवाड़ का सिक्का कौन सा? स्वरूप साई। तो मेवाड़ का कोई आदमी जोधपुर जाएगा तो कौन सा सिक्का दे दे? स्वरूप साई। बदले में वहां से विजय साई ले ले, ताकि वहां व्यापार। जैसे अब कि मैं यहां से मान लो इंग्लैंड जाता हूं तो मैं वहां का पौंड लूं, रुपए दूं। मैं अमेरिका जाता हूं तो मैं डॉलर लूं, रुपए दूं। मैं रसिया जाता हूं तो मैं रूबल लूं, रुपया दूं। एक्सचेंज करते हैं। तो स्वरूप साई तो एक्सचेंज हो जाएगा, लेकिन चांदोड़ी एक्सचेंज तो नहीं भाई, ये नहीं लेंगे और चांदोड़ी नहीं लेंगे। तो चांदोड़ी मेवाड़ मेवाड़ में चलने वाला सिक्का था, वो तो कौन सा था? फिर उन्होंने कहा भाई मेवाड़ की राजकुमारी तो अपने वाले तो सारे याद रखे, तो चांदोड़ी सिक्का तो केवल कहां चलता? मेवाड़। मेवाड़ से बाहर मेवाड़ का सिक्का चलाना होता, वो कौन सा था? कौन सा था? स्वरूप। स्वरूप सिंह ने चलाया, इसलिए नाम क्या हो गया? तो मुझे याद है कि मेवाड़ में एक कोई कवि थे और वो एक दिन राजा जी के पास गए और राजा जी कहा, राजा जी मेरे को बाहर घूमने के लिए जाना है, अलग अलग प्रांतों में घूम के आऊंगा, तीर्थ यात्रा करके आऊंगा, तो पैसे दो। तो राजा ने अपने वित्त मंत्री को कहा, हाँ भाई कवि महोदय को जितने रुपए चाहिए रुपए दे दो, ये घूम के आएंगे। उस वित्त मंत्री ने उनको चांदोड़ी सिक्के दे दिए। कौन से सिक्के दे दिए? चांदोड़ी। केवल कहां चलेंगे? मेवाड़। बंदे को मारवाड़ देना, जयपुर देना, वहां चांदोड़ी चलेगा नहीं। अगले दिन कवि वापस दरबार में आगे बैठ गया। तो राजा ने कहा, अरे घूमने नहीं गए तुम? तो कवि कहता है कि चांद बाई साथ चाले नहीं, दूर सगा रे देश। क्या बोलो देखे? चांद बाई साथ चाले नहीं, दूर सगा रे। सगा मतलब संबंधी। भाई जो जयपुर जोधपुर वाले ये अपने थोड़ी है, तो संबंधी है अपने। उनके देश में अपने वाली चांद बाई साथ चलती नहीं है।
ये जो चांद बाई शाह के नाम पे सिक्का चलाए हुए कौन सा है? चांदोड़ी। और ये चांदोड़ी बाहर चलता, अपनी बाई तो अपने ही चलती है, तो बाहर कैसे चलेगी? तो राजा के समझ में आएगी, ये कह रहा है कि मेरे को क्या दे दिए? चांदोड़ी। तो वित्त मंत्री कह रहे अरे, उसने हाँ सर सॉरी सर सॉरी सॉरी, स्वरूप सही दे दूंगा। फिर कौन से दिए? याद रहेंगे? तो मेवाड़ में कौन कौन से सिक्के हैं? मेवाड़ मेवाड़ में चलाना तब तो बाहर जाके चलाना। तो आमेर में कौन सा सिक्का था? झाड़साई। कौन सा है? झाड़साई। जोधपुर वालों के, बीकानेर वालों के और मेवाड़ वालों के आगे कौन सा है? राजा वे गुमान सिंह। इसलिए सिक्का कौन सा हो गया? कौन सा हो गया? गुमान। अगला कौन सा है? राजा वे राम सिंह। तो सिक्का कौन सा हो गया? राम। तो कोटा में गुमान साई, कोटा में गुमान साई। बूंदी में, कोटा में तो गुमान साई, बूंदी में, मेवाड़ में स्वरूप साई और चांदोड़ी, बीकानेर में और जोधपुर में और आमेरवाड़ा। तो याद रह जाएगा आमेरवाड़ा तो आपके। और देख लेते, इधर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ दोनों में सालिम सिंह नाम करके राजा हुए, इसलिए उनके सिक्के कौन से हो गए? तो बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के सिक्के कौन से हैं? साल। जैसलमेर में राजा हुआ अखे सिंह। क्या हुआ? तो और जोरदार चीज बताता हूं, यदि ये आज के हिसाब से नाम होता, यदि हिंदी में नाम होता तो ये नाम होता अक्षय। क्या होता? जैसे आज होता किसी का अक्षय सिंह, अपने होता अक्षय सिंह। क्या होता? जैसे आज यदि किसी का नाम होता अक्षय राज, अपने क्या होता? अक्षय राज। अपने जैसे आज के टाइम में नाम होता अक्षय राम, अपने होते हैं गांव में भी अखा राम। क्या होता है? अखा, आखा, अखे। देखो ये मैं इस शब्द पे आता हूं, क्या शब्द लिखा हुआ है? इसका मतलब क्या है? अक्षय का मतलब क्या होता है? चलो मैं इसको हटाता हूं। कमी, किसी भी चीज में कमी आने को क्या बोलते हैं? मैं कहूं कि पिछले 10 सालों में भारत की साक्षरता में सही हुआ है, कमी आई है। मैं कहूं कि पिछले 20 सालों में भारत में बीमारियों में सही हुआ है, कमी आई है। मैं कहूं कि पिछले 20 सालों के अंदर भारत में लोगों के पास में मुद्रा का सही हुआ है, कमी आई। मैं कहूं भारत में जनसंख्या में कमी आई है, सही सही हुआ है। तो सही का मतलब क्या होता है? कमी। किसी भी चीज के आगे ए लगा दो तो उसका उल्टा अर्थ देती है। कमी, कम होना, किसी के पीछे ए लग जाए, सत्य, सच, ए लगा दिया, असत्य, झूठ, ठीक उल्टा अर्थ देगी उसका, है ना? तो इसके आगे ए लगाओगे। सय का मतलब कमी, ए लगाते अक्षय मतलब कमी नहीं, मतलब पूरा। कोई चीज पूरी है मतलब उसमें किसी भी प्रकार की कमी नहीं है, तो पूरे को क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं? कोई चीज पूरी है तब क्या हो जाएगी? अक्षय, और कमी है तब क्या बोलेंगे? सय, अक्षय बोलेंगे। अपने बोलते क्या हो गया? अखा, आखा, अखे, ऐसे बोलते। इसलिए अपने आगे पढ़ेंगे कि अपने तो कहते हैं आखा तीज, हिंदी वाले कहते हैं अक्षय तृतीया। क्या बोलते हैं? तो अक्षय को अपने बोलते ही क्या थे? आखा, आखा बोलते हैं। तृतीया तो तीज हो ही गई अपने आप में, तो अपने कहते हैं आखा, मम्मी कहती है आखा तीज, आपको जो नहीं, आज अक्षय तृतीया है। और मैं बताऊं, यदि कभी किसी ने गांव में ध्यान दिया, पश्चिमी राजस्थान में तो बेसिकली कि टाबर थे तब सुबह क्रिकेट खेलने के लिए जाते, पूरे दिन क्रिकेट खेलते रहते, खाना खाने भी घर पे नहीं आते, सारे शाम को घर आते तो मम्मी आते ही फटकारती, आखों दिन रोंग तो फिर है, पूरे दिन घूमता रहता है। आखा मतलब क्या होता है? पूरे दिन गांव के अंदर घूमते रहते, आखों गांव रोंग तो फिरेगा। तो आखों मतलब क्या हो गया? आखा मतलब, तो अक्षय मतलब भी पूरा, आखा मतलब भी पूरा। इसलिए हिंदी में नाम होते हैं अक्षय सिंह, अक्षय राज, अक्षय राम। अपने होते हैं अक्षय सिंह, अखा राम, अक्षय राज। आई बात समझे? अक्षय। और देखो मैं बताता हूं, तो सही सही का मतलब क्या होता है? कमी। क्या होता है? कमी। इसलिए अपने यहां पर एक बीमारी भी, कौन सी भी? ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया, है ना, टीबी भी। इसमें क्या होता है? आदमी कमजोर हो जाता है। आदमी क्या हो जाता है? इसलिए हिंदी में अपने इसको कहते ही है, क्या कहते हैं? मैं कहता हूं आज भी आप गांव जाओ और पतले होके जाओ, थोड़े ज्यादा पतले हो जाओ, यूं कमजोर से चल जाओ, गांव वाले को टिब्बी होगी गे, इसका मतलब तेरे कौन सी बीमारी हो गई है? नहीं हुआ है। पर पतले होने को अभी भी अपने सही बोलते हैं कि यदि कमजोर हो रहा है, कमी आ रही है किसी भी चीज के अंदर, इसका मतलब क्या है? और बताता हूं देखो,
वर्ड क्या लिखा? क्षय कमी होना, शत जिसमें कमी हो गई, जिसमें कमी आ चुकी है। एक होती है क्रिया, क्षय तो है क्रिया, कमी होने का जो भाव है वो तो क्या है? क्षय। जिसमें कमी हो चुकी है वो क्या हो जाएगा? शत। शत मतलब ऐसी वस्तु इसके अंदर क्या हो गई? कमी। इसलिए अपने घायल के लिए बोलते हैं शत विशत, जो शत विशत अवस्था में मिला था, इसका मतलब कमी आ गई, घायल हो गया, टूट टाट गया इधर उधर से बेचारा हो। अब मैं इसके आगे ए लगा देता हूं, क्या हो गया? अक्स। जो चीज पूरी हो, जिसमें कमी ना हो। कमी होने का भाव सय, पूरा होने का भाव अक्स, कमी हो गई हो शत, कमी ना हुई हो अक्षत। क्या है? अक्षत। अक्षत मतलब चावल। अक्षत मतलब चावल के लिए कहते हैं, चावल में बीमारियां नहीं लगती। चावल को कितने दिन तक आप रख दो, चावल में किसी प्रकार की बीमारी खराब नहीं होता है चावल। इसलिए चावल को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? इसलिए घर में कोई भी जब मेहमान आता है तो तिलक के साथ चावल लगाते हैं, कैसे चावल में बीमारी नहीं लगती, हमारे मेहमान को कोई बीमारी ना लगे। वरना कभी आप सोचते कि अपने चावल होता ही नहीं था, आपने तो बाजरा था, तो बाजरा क्यों नहीं चेपते? तिलक लगाया, तिलक लगा बाजरा, और उल्टा मैं कहूं बाजरा ढंग से चिपकेगा? भाई आप देखना, तिलक कोई लगाता है, चावल के दाने लगा 2 मिनट में गिर जाते हैं, गिर जाते हैं। मुझे लगता है बाजरा छोटा छोटा ढंग से चिपका और सारे दिन घूमे ऐसे, पर हम बाजरा नहीं चिपकाते। हम क्या चिपकाते हैं? हम कहते हैं कि हे हमारे मेहमान, हम चाहते हैं कि जिस प्रकार चावल में बीमारियां नहीं होती, तुम्हारे भी कोई बीमारी, तुम अक्षत बने रहो। क्या बने रहो? अक्षत बने रहो। तो अपने वही अक्षय अक्षत अपने आगे क्या हो जाता था? अखे। क्या हो जाता? इसलिए आगे हम पढ़ेंगे, अपने पश्चिमी राजस्थान के एक बड़े लोक देवता है रामदेव जी। कौन वे? और रामदेव जी महाराज का जब गीत गाते हैं तब गाते हैं, थान तो ध्यावे आखो मारवाड़ जी, आखो गुजरात जी। तुम्हारी पूजा पूरा मारवाड़ करता है, पूरा गुजरात करता है। आखो मतलब पूरा। आखो मतलब क्या है? तो वैसे वैसे जैसलमेर में राजा हुआ अखे सिंह, अखे सिंह के सिक्के कौन से हो गए? कौन से हो गए? जैसे राजा नाम क्या क्या लगाते हैं, राणा, महाराणा, रावल, महारावल, वैसे राजा नाम क्या क्या लगाते हैं, राव, महाराव। अलवर वाले राजा शुरू शुरू में लगाते थे अपने नाम क्या क्या, राव। इसलिए अलवर वाले सिक्के कौन से? कौन से? पर मुझे सबसे भयंकर सिक्का धौलपुर वालों को लगता है। धौलपुर वालों ने सिक्का बनाया तमंचा साई। कौन सा था? उनका ऐसा तमंचे भी डिस्को करेंगे। तो सिक्का कौन सा उनका? तो 2 सिक्के तो आपके हमेशा याद रहेंगे, एक तो आमेर वाला झाड़साई, एक धौलपुर वाला। धौलपुर में कौन सा सिक्का? और आमेर में अपने चांदोड़ी कहां चलता था? कहां चलता? मेवाड़। अंदर अंदर तो चांदोड़ी बाहर चलाना हो तो कौन सा था? स्वरूप। अखे साई कहां था? अखे साई कहां था? और हिंदी में बोलते इसको क्या बोलते? अक्षय शाही। क्या बोलते? अपनी भाषा में बोला इसलिए क्या बोल दिया? बांसवाड़ा प्रतापगढ़ दोनों में कौन सा था? कौन सा था? सालिम। सालिम शाही सिक्का था। और अपने अलवर में कौन सा था? राव शाही। कौन सा था? अलवर में राव और बूंदी में राम। अलवर में तो राव शाही, बूंदी में राम शाही, कोटा में गुमान शाही। कौन सा था? बीकानेर वालों के गद शाही, जोधपुर वालों के, आमेर वालों के, मेवाड़ वालों के, बूंदी वालों के, कोटा वालों के, जैसलमेर वालों के, अलवर वालों के, धौलपुर वालों के, बांसवाड़ा प्रतापगढ़ वालों के। याद हो जाएंगे? एक बार खुद की आंखों में से निकाल के देखो, एक बार खुद पढ़ो। क्यों चलाए पर अपने दादा का नाम ही रख लिया? क्यों चेंज करते हैं अगले? तेरे पापा को सिक्का चलाए तो ये कहेगा पापा के नाम वाला चेंज। सब नहीं चलाए सिक्के। एक राजा का सिक्का चल रहा था तो उसका नाम क्यों चेंज करते? अपना नाम लिखवाते रहते, सिक्कों को बोलेंगे तो वही। चलूं बोले आगे। प्राचीन काल में सिक्के अपने अलग अलग, मध्य काल में सिक्के अलग अलग, फिर आगे अंग्रेज। अंग्रेजों के आने के बाद ये सिक्के चले जो आज अपने चलते हैं।
5 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपए, तो उस टाइम थोड़े कम थे, 25 पैसे, 50 पैसे, 10 पैसे सिक्के, इनको बोलते हैं कलदार। क्या बोलते हैं? तो गांव में आज भी कहते हैं। इन सिक्कों को कलदार ही कहा जाता था। अंग्रेजों के आने के बाद जो सिक्के चल रहे थे उनको क्या बोलते हैं? कलदार। लिख लो, देखो, अंग्रेजी शासन के दौरान, ड्यूरिंग इंग्लिश रूल, अंग्रेजी शासन के दौरान, ड्यूरिंग इंग्लिश रूल, कलदार सिक्के चलाए गए थे। कलदार कॉइन्स फॉर सर्कुलेटेड, कलदार सिक्के चलाए गए थे। जैसे आज अपने को दिखाई देते हैं ये कलदार सिक्के चलाए गए थे, कलदार कॉइन्स फॉर सर्कुलेटेड। कौन से सिक्के चलाए गए थे? तो एक में और जोरदार, आज अपने बोलते ना एक शब्द रुपया, तो रुपया मतलब होता है चांदी। चांदी का पर्यायवाची होता है रूपा। चांदी का पर्यायवाची क्या होता है? तो जब चांदी के सिक्के चले थे ना, चांदी के सिक्कों को बोलते थे रूपा है, रूपा है। तो तेरे पास कितने रुपए है, कितने रुपए है, रूपा 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 करते करते क्या हो गया? तो अब ये, हालांकि अपने पास चांदी का सिक्का होता ही नहीं, अब तो कागज के नोट है, लेकिन फिर भी अपने पूछते हैं तेरे पास कितने रुपए हैं? अपने पास कोई रुपए नहीं है, क्योंकि रुपए तब होंगे जब अपने पास क्या होगी? चांदी तो अपने पास है नहीं, अपने पास तो क्या है? कागज। तो पर वो नाम पड़ जाते हैं, पड़ ही जाते हैं। तो चांदी को रूपा बोलते थे, चांदी के सिक्के थे उनको रुपया बोलने लग गए। धीरे धीरे बाद में किसी भी चीज के लिए क्या यूज में लेने लगे, बोले वो किसी का नोट हो, कोई सिक्का, उनको रुपया बोलने लगे। तो प्राचीन काल में अपने को सबसे अधिक सिक्के कहां से मिलते हैं? नगर। कहां से मिलते हैं? नगर। कितने हजार सिक्के? कौन से जनपद के? किसको मिले? कार्लाइल। किसको मिले? फिर टोंक में एक जगह और थी, उसका नाम क्या है? रेड। रेड में कितने सिक्के? 3000। किस किस के? मालव, मित्र, अपोलोडोर्स, इंडोसैसेनियन। फिर एक भरतपुर में सिक्के कहां से मिले? बयाना। कहां से मिले? बयाना। क्या क्या कहते उसको? नगला से। कितने सिक्के? 1921। किसके? गुप्तों। गुप्तों के सिक्के कई जगह से और मिले हैं। कौन कौन से? बेड, सोयला, मोरोली और अहेड़ा। बेड कहां पे? टोंक। सोयला कहां पर है? टोंक। मोरोली कहां पर है? जयपुर। अहेड़ा कहां पर है? और इन सिक्कों पे गरुड़ बना, इसलिए कौन से सिक्के हो गए? मिहिर भोज प्रतिहार के सिक्के कहां कहां से मिलते हैं? मावल देसर, नोहर, पल्लू, नावा, देगाना वगैरह। इन सिक्कों को कौन से सिक्के कहते हैं? आदिवरा। कौन से? आदिवरा। और बाद में अलग अलग रियासतों ने अपने अलग अलग सिक्के निकाले, जैसे आमेर वालों के सिक्के, जैसे बीकानेर वालों का, जैसे जोधपुर वालों का, जैसे मेवाड़ वालों का, स्वरूपशाही या चांदोड़ी, जैसे अलवर वालों का, जैसे कोटा वालों का, जैसे बूंदी वालों का, जैसे बांसवाड़ा प्रतापगढ़ वालों के, जैसे जैसलमेर वालों का, जैसे धौलपुर वालों का। और अंग्रेजों के आने के बाद कलदार। क्या चलने लगे? कल। वेब की बुक का नाम बताओ। वेब ने कौन सी बुक लिखी थी? क्रंचीज ऑफ हिंदू स्टेट्स ऑफ राजपूताना। क्या नाम था? सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूमिस्मेटिक्स। क्या कहलाता है? तो हम पिछले 1 घंटे से क्या कर रहे हैं? न्यूमिस्मेटिक्स। क्या कर रहे हैं? क्यों? किसका अध्ययन कर रहे हैं? तो आज जाके अपने रूममेट को कहना कि आज हम क्या करके आए हैं? क्या करके आए? और आज एक काम करना, आपके आसपास में जो भी बंदे रहते हो, कोई वो स्प्रिंग बोर्ड में नाम पढ़ता हो, उसको जाके पूछना कि बता वेब की बुक का नाम क्या है, बता न्यूमिस्मेटिक्स क्या होता है, बता देखे नगर में कितने सिक्के मिले थे, किसको मिले थे, बता देखे नगला छेल से किसके सिक्के हैं, कितने सिक्के हैं। वो ज्यादातर के जवाब नहीं दे पाएगा, और वो जवाब नहीं दे पाएगा तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। खुश होने के अलग अलग तरीके हैं गालिब, किसी को दूसरे का दुख भी तो अपना सुख है। ठीक है, वेरी गुड। आना भी नहीं चाहिए तेरे को आ जाएगा, मेरे को आ जाएगा, फिर तो बराबर सिलेक्शन हो जाएगा। चलो आगे लिखो। अगला कौन सा है? सिक्के हो गए। सिक्कों के बाद क्या था? स्थापत्य या चित्रकला। क्या थी पहले? चित्रकला। देख लो कौन सी कला, जो लिखवा रखा वो कर ले। पक्का चित्रकला लिखो। पेंटिंग्स। समझ में तो आ रही है चीजें? ठीक है।
प्राचीन काल का जो मनुष्य था वो चट्टानों में रहता था। कहाँ रहता? चट्टानों में, पहाड़ियों में, नदियों के किनारे, जहां उसको कहीं जगह मिली सर छुपाने की, वहां पे जाकर रह लिया। तो सर छुपाने की सबसे अच्छी जगह पहाड़ थी, पहाड़ों में गुफा बनाई, गुफा बना के वहां पे रह गया। अब वो जहां रहता था उसने चित्र बनाए। जैसे आज भी देखो छोटे टावर होते हैं, दीवारों पर चित्र बना देते हैं, भले आपने कितना ही महंगा पेंट करवाया हो। टावर को यदि पेन पेंसिल मिल गई, वो 2 मिनट में बता देगा कि पेंट करवाया हुआ है कि नहीं करवाया। कुछ ना कुछ लिख को ये कर ही देते हैं, है ना, तो बच्चे कर लेते हैं जैसे। तो वो भी मनुष्य कभी फ्री बैठा होगा तो उसने यूं बनाए होंगे, चित्र बनाए होंगे इस प्रकार के। चट्टानों में जो चित्र मिलते हैं उन चित्रों को बोलते हैं शैल चित्र। क्या बोलते हैं? रॉक पेंटिंग्स। क्या बोलते हैं? और अपने राजस्थान में अलग अलग स्थानों से ऐसी खूब सारी अपने को रॉक पेंटिंग्स प्राप्त हुई। कहां कहां से प्राप्त हुई अपने थोड़ा देख लेते हैं। अच्छा, एक और बड़ी चीज, ये जो भी अपने को रॉक पेंटिंग्स प्राप्त हुई है, इनमें ज्यादातर जो चित्र है वो शिकार के दृश्य है। किसके दृश्य है? इसका मतलब उस प्रारंभिक मनुष्य के जीवन का मुख्य टास्क क्या था? पेट भरना ही था। कपड़े तो पहन नहीं रहा था, जिंदाबाद ही था। तो उसका पेट भरूं, पेट भरने के लिए क्या था? अब जो काम करेगा वही बनाएगा। आज का बच्चा यदि कोई पेंटिंग, मान लो चौथी पांचवी में कोई बच्चा आ गया, उसको अपने क्या पेंटिंग बना, तो मान लो आपको पेंटिंग, ट्रक की पेंटिंग बना देता है, बस बना देता है, क्योंकि उसने ट्रक और बस देखी, वो अपने आसपास में देख रहा है। वो अपने पापा की, मम्मी की, परिवार की बना देता है, क्योंकि वो परिवार देखता है। वो पेड़ पौधों की बना देता है। तो उस समय जो मनुष्य जो करता है वही बनाएगा। उस समय शिकार कर रहा था तो क्या बनाता है? क्योंकि हिस्ट्री कैसे पता चलती है? चित्रकला से, कि प्रारंभिक मनुष्य के ज्यादातर चित्र शिकार के हैं। इसका मतलब उसके जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या था? यार जैसे तैसे करके दिन में कोई जानवर मार के लाए, शाम को खा ले। पेट भरना मनुष्य की बेसिक नीड है। पेट भरने के लिए क्या करने पड़ते थे? शिकार। ये जो पुराने चित्र मिले, ये दो नदियों के आसपास बहुत ज्यादा मिले। ये तो कोटा में नदी चंबल, कोटा में कौन सी? एक बूंदी में नदी है छाजा। कौन सी नदी है? तो हमें दो नदियों के आसपास में बहुत ज्यादा पेंटिंग मिली है। कहां कहां पे? अब ये पता चलता है इसका मतलब प्रारंभिक मनुष्य ज्यादातर कहां रहा होगा? नदियों के किनारे। कौन सी नदियों के किनारे? वो भी दोनों प्रकार की चीजें। ये कोटा बूंदी वाला पठारी बेल्ट है, छुपने की जगह भी, नदी भी आ रही है, पीने का पानी भी, जंगल वाला इलाका भी है, जानवर भी मिल, तो उसकी सारी बेसिक नीड, रह सकता है, पी सकता है, खा सकता है, पूरी हो रही थी। उसने की, जहां चट्टानों में रहा उसने अपनी पेंटिंग बना ली। देख लो, देखो प्राचीन काल में, इन एंशियंट टाइम्स, प्राचीन काल में, इन एंशियंट टाइम्स, मनुष्य चट्टानों तथा गुफाओं में रहता था। मनुष्य चट्टानों तथा गुफाओं में रहता था। मैन लिव्ड इन रॉक्स एंड केव्स। मनुष्य चट्टानों तथा गुफाओं में रहता था। मैन लिव्ड इन रॉक्स एंड केव्स। अतः उसने शैल चित्र बनाए थे, सो ही डिपिक्टेड रॉक पेंटिंग्स। अतः उसने शैल चित्र बनाए थे, सो ही डिपिक्टेड रॉक पेंटिंग्स। अतः उसने शैल चित्र बनाए थे, सो ही डिपिक्टेड रॉक पेंटिंग्स। लाइन चेंज करके लिखो, कोटा की चंबल तथा बूंदी की, यार ये लिख लो, चंबल नदी तथा छाजा नदी। चंबल कोष्टक में कोटा लिख लो, छाजा कोष्टक में बूंदी लिख लो। चंबल नदी तथा छाजा नदी, चंबल नदी तथा छाजा नदी के क्षेत्रों में, इन एरियाज ऑफ रिवर चंबल एंड रिवर छाजा, चंबल के कोटा और छाजा के बूंदी, चंबल नदी तथा छाजा नदी के क्षेत्रों में, इन एरिया ऑफ रिवर चंबल एंड रिवर छाजा, चंबल नदी तथा छाजा नदी के क्षेत्रों में। चंबल कहां पे? कोटा। छाजा कहां पर? चंबल नदी तथा छाजा नदी के क्षेत्रों में हमें अधिक शैल चित्र देखने को मिलते हैं। वी गेट मोर रॉक पेंटिंग्स। हमें अधिक शैल चित्र देखने को मिलते हैं। वी गेट मोर रॉक पेंटिंग्स। हमें अधिक शैल चित्र देखने को मिलते हैं। वी गेट मोर रॉक पेंटिंग्स। हमें अधिक शैल चित्र देखने को मिलते हैं। वी गेट मोर रॉक पेंटिंग्स। लाइन चेंज करके लिखो, इन शैल चित्रों में शिकार के दृश्य अधिक हैं। इन शैल चित्रों में शिकार के दृश्य अधिक हैं। वी गेट मोर हंटिंग सीन्स इन दीज रॉक पेंटिंग्स।
वी गेट मोर हंटिंग सीन्स इन दीज रॉक पेंटिंग्स। इन शैल चित्रों में शिकार के दृश्य अधिक है। वी गेट मोर हंटिंग सीन्स इन दीज रॉक पेंटिंग्स। जैसे जगहों के नाम लिखो। उतार लिए जगह के नाम, उतार लिए। कौन कौन जगह बताओ देखिए। आलनिया, गदरडा, कन्यादय, बैराठ, सोहनपुरा, डडीकर, हरसोरा। पहली जगह कौन सी है? कोटा के अंदर पड़ती है। कोष्टक में लिखो कोटा। अगली जगह कौन सी है? गदरडा, बूंदी। अगली जगह कौन सी है? कन्यादय, 12। 12 डिस्ट्रिक्ट अपना 12। अरे डिस्ट्रिक्ट का नाम है अपने 12। कौन है आप में से 12 का कौन है? 1 2 3 4 12, खूब सारे लोग हो। नाम जोरदार है आपके डिस्ट्रिक्ट का 12। मेरे मेरे एक दोस्त हंसते रहते हैं। तो वो कुछ दिल्ली रहा करते थे, तो दिल्ली कोई कोचिंग में कोई सर और करंट जी के पढ़ा रहे थे। तो आपने क्या, एक कानून है राइट टू रिकॉल। कौन सा कानून है? राइट टू रिकॉल। रिकॉल, कॉल मतलब बुलाना, री मतलब वापस, वापस बुलाना, है ना। रिवीजन करते हैं, दोबारा पढ़ने को रिवीजन। रिकॉल, दोबारा बुला लेने क्या बोलते हैं? रिकॉल। जैसे कि हमने एक सरपंच बनाया, एक बार सरपंच बनाया, कितने साल रहेगा? तो मान लो हमने गलत आदमी को बना दिया, तो कितने साल मूंग दड़ेगा छाती पे? तो हमने कहा यार यदि एक बार गलती कर दी, कितने साल भुगतना पड़ेगा? ये गलत है। हमारे पास में राइट होना चाहिए कि यदि हमने गलत आदमी को चुन लिया तो बीच में हटा सकते हैं उसको, हम बीच में वापस बुला लेंगे ना, बस 2 साल ठीक है, 12 राइट टू रिकॉल। राइट टू रिकॉल। तो 12 में एक बार मुझे याद है, एक नगर पालिका चेयरमैन के खिलाफ राइट टू रिकॉल आ गया था। एक नगर पालिका के चेयरमैन थे और उनके खिलाफ राइट टू रिकॉल आया। दोबारा वोटिंग हुई कि क्या इनको वापस बुलाया जाए, रहने दिया जाए। हालांकि वो जीत गए थे, रहे थे वही रहे थे, पर वहां राइट टू रिकॉल का प्रयोग हो गया था। तो भारत में बड़ी घटना थी कि भाई 12 में किसका प्रयोग किया गया? राइट टू रिकॉल। तो कोई सर बताए, कोई दिल्ली में कोई करंट पढ़ाए सर, वो कहे कि तुम जानते हो राइट टू रिकॉल के बारे में? सर यूपी बिहार वाले आते हैं तो यूपी राइट टू रिकॉल, तो बच्चों का नहीं। अरे राइट टू रिकॉल का मतलब था वापस बुला लेना। और किसी भी जनप्रतिनिधि को यदि हमने गलत तरीके से चुन लिया तो उसको हम क्या कर सकते हैं? वापस बुला सकते हैं। और अभी राजस्थान वालों ने तो कमाल कर दिया, 12 जिलों में राइट टू रिकॉल का प्रयोग किया है। और बाहर निकले तब अपने वाले किसी ने कहा सर इधर आओ साइड में। सर 12 नहीं है, तो सर जिले का नाम है 12। तो ऐसे नाम काहे रख लेते हैं आप? 12 है ना। तो कन्यादय, कन्यादय कहां पर है? 12। बेराठ, बेराठ अपना जयपुर, ये विराटनगर। सोहनपुरा सीकर, सोहनपुरा कहां पर है? सीकर। और डडीकर हरसोरा दोनों अलवर। डडीकर और हरसोरा अलवर। सोहनपुरा सीकर, डडीकर हरसोरा कहां पर है? मुझे याद है एक बार क्वेश्चन था, हमें डडीकर तथा हरसोरा से प्राचीन काल के शैल चित्र प्राप्त होते हैं। ये दोनों स्थान राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? कौन जिले में? अच्छा, इनमें सबसे अच्छी पेंटिंग है आलनिया वाली है।
हम देख रहे हैं चंबल छाजा नदी वाले बेल्ट में इन आलनिया के शैल चित्रों की खोज करने वाला जो बंदा था उसका नाम था जगत नारायण। क्या नाम था? तो लिख लो, नीचे लिख लो अलग से। जगत नारायण ने आलनिया के शैल चित्रों की खोज की थी। ये क्वेश्चन पूछा हुआ एक बार तो कोई दोबारा उठा के पूछ ले। जगत नारायण डिस्कवर्ड रॉक पेंटिंग्स ऑफ आलनिया। जगत नारायण ने आलनिया के शैल चित्रों की खोज की थी। जगत नारायण डिस्कवर्ड शैल चित्र ऑफ रॉक पेंटिंग्स ऑफ आलनिया। जगत नारायण ने आलनिया के शैल चित्रों की खोज की थी। आलनिया के शैल चित्रों की प्राचीन काल वाले जो चट्टानों में मिलते हैं। फिर आया मध्यकाल। मध्यकाल के अंदर बाद में अपने राजाओं ने अलग अलग बनवाए। बूंदी के राजाओं ने अलग, किशनगढ़ के राजाओं ने अलग, जयपुर के राजाओं ने। तो अपने चित्रकला शैलियां पढ़ेंगे, बूंदी शैली, मारवाड़ शैली, जयपुर शैली अलग अलग पढ़ेंगे। लिख लो, एक लाइन में पढ़ेंगे आगे इनको, पर एक लाइन लिख तो ले। लिखो मध्यकाल में इन मिडिवल एरा। मध्यकाल में इन मिडिवल एरा विभिन्न रियासतों ने अपनी चित्रकला शैलियां विभिन्न रियासतों ने अपनी चित्रकला शैलियां विकसित की थी। वेरियस प्रिंसली स्टेट्स डेवलप्ड देयर पेंटिंग स्कूल्स। विभिन्न रियासतों ने अपनी चित्रकला शैलियां विकसित की थी। वेरियस प्रिंसली स्टेट्स डेवलप्ड देयर पेंटिंग स्कूल्स, डिफरेंट पेंटिंग स्कूल्स। विभिन्न रियासतों ने अपनी चित्रकला शैलियां विकसित की थी, पेंटिंग स्कूल्स। जैसे नाम लिख लो, जैसे बूंदी, कोटा, किशनगढ़, दो चार नाम लिख लो ऐसे। जैसे बूंदी, कोटा, किशनगढ़, बूंदी शैली, कोटा शैली, किशनगढ़ शैली, ऐसे अलग अलग नाम पढ़ेंगे अपने। अब इनमें क्या क्या था अपने आगे पढ़ लेंगे एक बार। यहां पर अपने दिमाग में रहेगी हिस्ट्री कैसे पता चलती है इनसे। तो ना मैं आगे आपको एक चीज बताऊंगा आगे जब पढ़ेंगे अपने, कि कोटा शैली मध्यकाल में भी, कोटा शैली में सबसे अधिक जो चित्र बनाए गए वो शिकार के दृश्य है। कौन से? क्योंकि कोटा में चंबल नदी वाले इलाके में पहले से शिकार वाले दृश्य बनते थे, पीढ़ी दर पीढ़ी वो परंपरा बनी रही। इसलिए बाद में भी कोटा शैली के अंदर हमें सर्वाधिक दृश्य को देखने को मिलते हैं। तो कौन से? ये चित्रकला। समझ में आ गई बात? अगला लिख लो, स्थापत्य कला। आर्किटेक्चर। अच्छा, आर्किटेक्चर के का पता कैसे? तो राजाओं ने खूब सारे बनवाए किले, राजाओं ने खूब सारे बनवाए महल, फोर्ट, पैलेस। राजाओं ने खूब सारे बनवाए मंदिर। इनसे भी अपने हिस्ट्री पता चलती है। आप पूछ लो सर इनसे कैसे हिस्ट्री पता चलती है? या राजाओं ने खूब सारे बसाए शहर, सिटी बनवाई, टाउन बनाए। आप सर इनसे कैसे पता चलता है? अब एक चीज नोटिस करो, जयपुर एक शहर है ना? जयपुर के चारों तरफ चार दीवारी है। चार दीवारी बनी है, घाट गेट, अजमेरी गेट, सांगानेरी गेट। ये गेट बने हुए क्या है? चार दीवारी। मतलब आप चार दीवारी क्रॉस करोगे तो शहर के अंदर घुस सकते हो, वरना शहर में। भाई पुराना जयपुर तो वही है, अपने बैठे हैं, ये तो नया जयपुर है। अपने तो बाईपास पे बैठे हैं जी, अपने कहा जयपुर है। अपने मत कहा करो हम जयपुर में रहते हैं। जयपुर अजमेरी गेट के अंदर बड़ा है, हम तो बाईपास है। ये तो गांवड़े थे। आप थोड़ा सा इधर ढलो आगे मानसरोवर, खेत शुरू हो जाएंगे। थोड़ा सा इधर जाओ, देखिए आगे जगतपुरा, खेत शुरू हो जाएंगे। एकदम ग्रामीण लोग गाय बांधे हुए घर के बाहर बैठे हुए। वैसे तो ये तो ठीक है, जयपुर का विस्तार होता रहा, विस्तार होता रहा, इसलिए अपने फील ले रहे हैं कि हम भी किस में रहते हैं? शहर। शहर नहीं है, अपने जयपुर में नहीं रहते हैं अपने। आज भी जो जयपुर के अंदर रहता है उसको कोई पूछ ले कि कहां जाके आए थे दिन में, कि सांगानेर, वो नहीं कहता जयपुर जाके आया था। तो कहता जयपुर हमारा है जिसमें हम बैठे हैं, ये तो बाहर वाला तो गांव है। सांगानेर, जगतपुरा, झोटवाड़ा गांव थे। वो गांव, जयपुर बढ़ गया, जयपुर बढ़ गया तो गांव किस में मिल गए? शहर के अंदर मिल गए। तो अब जयपुर शहर के चारों तरफ क्या है? परकोटा। आप जोधपुर देख लीजिए, चारों तरफ चार दीवारी। आप बीकानेर देख लीजिए, चारों तरफ क्यों बनाई चार दीवारियां? ताकि आक्रमण हो तो दुश्मन सीधा शहर में ना घुसे। चार दीवारियां बताती है कि आक्रमण होते हैं। चार दीवारियां बताती क्या होते हैं?
आज तो नहीं, आज तो कोई गांव बसता है, कोई शहर बसता है, उसके चारों तरफ चार दीवारी नहीं है। इस बार वाले जयपुर में चार दीवारी नहीं बनाई क्योंकि अब आक्रमण नहीं है। चार दीवारियां संकेत करती है अपने आप में, हिस्ट्री में बताती है कि चार दीवारियां बन रही थी, तब तक क्या थे। राजस्थान में लास्ट कोई शहर है जिसमें चार दीवारी बनी हुई है, वो है ब्यावर। कौन सा है? अंग्रेजों ने बसाया था ब्यावर, तो ब्यावर में चार दीवारी बनाई थी। उसके बाद किसी में भी चार दीवारी, क्योंकि अंग्रेजों ने आने के बाद आक्रमण बंद ही कर दिए। अंग्रेजों ने आने के बाद का आक्रमण हम ही करेंगे, और किसी को तो करने। अंग्रेजों का इस मामले में लाख लाख धन्यवाद है कि अंग्रेजों ने अपने को आक्रमणों से बचा लिया था, वरना अपने तीन चार लफड़े थे। एक तो ये कि इधर से बाहर से अटैक, नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम, सिकंदर आ गया, डेरियस आ गया यूनान का, शक आ गए, हूण आ गए, कुषाण आ गए, इंडो ग्रीक आ गए। जिसके मन में आता वो अफगानिस्तान क्रॉस करके इंडिया घुस जाता। लड़ो उनसे भाई। अब ये प्राचीन काल में आ गए, अब मध्य काल है, सब तैमूर आ गया, नादिर शाह आ गया, अहमद शाह अब्दाली आ गया। मतलब अहमद शाह अब्दाली ने तो अपने पंजाब को इतना लूटा था, इतना लूटा था कि पंजाब के लोग कहते थे कि खादा पीदा लई दा, बाकी अहमद शाही दा। कि जो खा लिया पी लिया पेट में वो अपना है, बाकी तो अहमद शाह ले जाएगा, अपने पास तो कुछ रहेगा। खादा पीदा लई दार, बाकी अहमद शाही दा। खा लिया पी लिया खुद गया, बाकी तो कौन लूट के ले जाएगा? अहमद शाह। तो बाहर के अटैक, फिर अपने राजा आपस में लड़ते। दिल्ली पर मुगलों का तुर्कों का राज हो गया तो मुगलों तुर्कों से लड़ रहे हैं, मुगल तुर्क कमजोर हो गए तो मराठों से लड़ रहे हैं, मराठे कमजोर हो गए तो आपस में लड़ रहे हैं। लड़ाई कुछ ना कुछ अपने पक्की थी, कहीं ना कहीं कोटा बूंदी से लड़ लिया, बूंदी जयपुर से लड़ लिया, जयपुर जोधपुर से लड़ लिया, जोधपुर बीकानेर वालों से लड़ लिया, कहीं ना कहीं लड़ाई थी। अब आए अंग्रेज। अंग्रेज थे बढ़िया व्यापारी। क्या थे वो? उनको व्यापार करना था, और बिजनेस वहीं होता है जहां शांति होती है। बिना शांति के बिजनेस नहीं हो सकता। इसलिए अंग्रेजों ने कहा चौप, आज के बाद को लड़ लिया जूते मारेंगे हम। इसलिए अंग्रेजों ने पूरे भारत में लड़ाइयां बंद करवा दी, कहीं कोई लड़ाई नहीं है। इसलिए लड़ाई नहीं है, इसलिए शहरों में परकोटे। अंग्रेजों ने ब्यावर बसाया था, ब्यावर के अंदर उन्होंने परकोटा बनाया था। ब्यावर में भी लफड़ा यह हुआ कि अंग्रेजों ने अपने कब्जा किया अजमेर। कहां कब्जा किया? अजमेर से लेके जोधपुर। ये जो रास्ता है, इस रास्ते में एक जनजाति रहती है, उस जनजाति का नाम था मेर। कौन सी जनजाति? इसलिए अजमेर से जोधपुर के बीच का इलाका कहलाता, क्या कहलाता? क्योंकि कौन सी जनजाति रहती। अब अंग्रेजों ने जब अजमेर पे कब्जा किया, अंग्रेजों ने जनता का टैक्स दो हमें। जनता ने कहा भाई आपको क्यों दे टैक्स? उन्होंने कहा हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। जनता ने कहा तुमसे नहीं होगी रक्षा, ये रास्ते में मेर रहते हैं, लूट लेते हैं, तुम जो रक्षा करो, कैसे करोगे रक्षा? अंग्रेजों ने चिंता ही मत करो, हम एक बटालियन बना देंगे जो इन मेरों का ध्यान रखेगी। बटालियन का नाम ही रखा मेरवाड़ा बटालियन। कौन सी बटालियन? अभी मेरवाड़ा बटालियन कहां रहेगी, इसके रहने की जगह कौन सी है? तो अंग्रेजों ने छावनी बना दी कि साहब ये छावनी है। अब वो छावनी एकदम सुनसान जगह पर एक छावनी बना दी। छावनी बना के उसके चारों तरफ बना दिया चार दीवारी। चार दीवारी बना ताकि जल्दी से कोई छावनी के अंदर घुसे नहीं, क्योंकि मेयर लूटपाट किया करते। फिर उस छावनी वाली जगह पे अंग्रेजों ने एक बोर्ड लगाया। क्या बोर्ड लगाया? लूटपाट होती है भाई, ध्यान रखना इधर, बी अवेयर, सावधान रहे। फिर अपने बड़ा कोई उधर गया तो पूछा किसी ने किधर जाके आया था, उसने कहा बी अवेयर जाके आया था। बी अवेयर बी अवेयर बी अवेयर बी अवेयर बी अवेयर करते करते ब्यावर का नाम ब्यावर नहीं है, ब्यावर का नाम क्या है? तो ब्यावर के चारों तरफ परकोटा जरूर बनाया था, बाकी उन्होंने बाद में किसी शहर के चारों तरफ परकोटा। ये बताता है कि उनके बाद में आक्रमण क्या हो गए थे। और एक बिल्डिंग बनी हुई है, बहुत साधारण सी बनी हुई है, मकान खड़ा किया बना लिया। एक बिल्डिंग बनी है, बहुत भव्य बनाई हुई है, बहुत ऊंची बनाई हुई है। मंदिर है, मंदिर के बाहर छोटी छोटी मूर्तियां हैं, मंदिर का पत्थर बहुत शानदार है, मंदिर की पॉलिश बहुत शानदार की हुई है, मंदिर के अंदर की मूर्ति बहुत चमक रही है। इसका मतलब पहले वाले राजा के पास पैसे नहीं है, दूसरे वाले राजा के पास पैसे है। आपकी आर्थिक स्थिति बताती है कि पहले वाले राजा ने साधारण सा मंदिर बनाया, उसके पास पैसे कम थे। दूसरे राजा ने असाधारण मंदिर बनवाया, भव्य अद्भुत मंदिर बनवाया, इसके पास इसका मतलब पैसे। और एक मंदिर बना हुआ, एक मंदिर बना हुआ कोई। आप कभी जाना आमेर में एक मंदिर अपने जगत शिरोमणि। कौन सा मंदिर है? जगत शिरोमणि। आप देखेंगे तो आपको यूं लगेगा कि ऐसी बिल्डिंग अपने दिल्ली में भी देखी हुई। दिल्ली की जो बिल्डिंग्स है वैसी वैसी कुछ ये बिल्डिंग बनी हुई है, क्योंकि जगत शिरोमणि मंदिर बनाया था आमेर के राजा मान सिंह ने। किसने बनवाया? मान सिंह अकबर का सेनापति था।
अकबर दिल्ली में, ऑब्वियस सी बात है वो प्रभाव आएगा। इसलिए मुगलों और राजपूतों का दोनों का प्रभाव यदि किसी एक मंदिर में देखना हो तो कौन सा मंदिर देख लिया जाए? जगत शिरोमणि। अब उस मंदिर में यदि ये प्रभाव है तो इससे पता चलता है कि उस समय इनके रिलेशन अच्छे थे। यदि रिलेशन अच्छे नहीं होते तो प्रभाव देखने को नहीं मिलता। तो वो जो है स्थापत्य कला की वजह से कैसे हिस्ट्री पता चलती है, क्योंकि यदि चार दीवारियां बनी हुई है इसका मतलब क्या क्या होते थे? आक्रमण। यदि मंदिर भव्य है इसका मतलब आर्थिक स्थिति अच्छी। अलग अलग स्थापत्य कला से पता चलता है। तो आई बात समझ में? देखो देखो, राजाओं ने किलों, महलों, मंदिरों तथा नगरों का निर्माण करवाया था। किंग्स बिल्ट फोर्ट्स, पैलेसेस, टेम्पल्स एंड टाउन्स। राजाओं ने किलों, महलों, मंदिरों तथा नगरों का निर्माण करवाया था। किंग्स बिल्ट फोर्ट्स, पैलेसेस, टेम्पल्स एंड टाउन्स। राजाओं ने किलों, महलों, मंदिरों तथा नगरों का निर्माण करवाया था। किंग्स बिल्ट फोर्ट्स, पैलेसेस, टेम्पल्स एंड टाउन्स। जैसे एग्जांपल लिखते हैं अपने, देखो जैसे एक मंदिर है शीतलेश्वर महादेव मंदिर। शीतलेश्वर महादेव टेम्पल कौन सा मंदिर है? झालरा पाटन में। कहां पर है? झालरा पाटन कहां पड़ता है? झालावाड़, जहां से मैडम चुनाव लड़ती है, वसुंधरा जी। वसुंधरा जी कहां से चुनाव लड़ते हैं? झालरा पाटन। कहां से? झाल ये मंदिर है ना, इस पे तारीख लिखी हुई है कब बना था। इससे पुराने किसी भी मंदिर पर अपने पास तारीख नहीं है। 689 कब बनाया गया था? तो अब ये पता चलता है ना कि राजस्थान का सन बताने वाला सबसे पुराना मंदिर कौन सा है, तो कौन सा है? तो पता तो चला है कि यार ये बहुत पुराना मंदिर है, 7वीं शताब्दी में बन गया था, 689 में बन गया था। लिख लो, यह सन बताने वाला राजस्थान का प्राचीनतम मंदिर है। यह सन की जानकारी देने वाला या वर्ष की जानकारी देने वाला राजस्थान का प्राचीनतम मंदिर है। इट इज एन ओल्डेस्ट टेम्पल ऑफ राजस्थान विच मेंशंस ईयर्स। यह सन बताने वाला राजस्थान का प्राचीनतम मंदिर है। इट इज एन ओल्डेस्ट टेम्पल ऑफ राजस्थान विच मेंशंस ईयर्स। यह सन बताने वाला राजस्थान का प्राचीनतम मंदिर है। इट इज एन ओल्डेस्ट टेम्पल ऑफ राजस्थान विच मेंशंस ईयर। क्वेश्चन लिख लो, 689 ईस्वी, ताकि याद रहे अपने को। 689 ईस्वी। एक मंदिर और लिखते हैं अपने, ये आमेर वाला ही लिख लेते हैं। देखो, जगत शिरोमणि मंदिर। जगत शिरोमणि टेम्पल आमेर। जगत शिरोमणि मंदिर आमेर, ये वही मुगल राजपूत स्थापत्य कला का उदाहरण है। लिख लो, यह मंदिर मुगल राजपूत स्थापत्य कला का उदाहरण है। दिस टेम्पल इज एन एग्जाम्पल ऑफ मुगल राजपूत आर्किटेक्चर। यह मंदिर मुगल राजपूत स्थापत्य कला का उदाहरण है। दिस टेम्पल इज एन एग्जाम्पल ऑफ मुगल राजपूत आर्किटेक्चर। यह मंदिर मुगल राजपूत स्थापत्य कला का एक उदाहरण है। दिस टेम्पल इज एन एग्जाम्पल ऑफ मुगल राजपूत आर्किटेक्चर। चलो अगला लास्ट लिख लो अपने, इसमें क्या बचा अपना? मूर्तिकला। लिख लो स्कल्पचर। सबके थोड़े 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 एग्जाम्पल हो जाएंगे अपने पास, तो थोड़ी चीजें आगे कम पढ़नी पड़ेगी अपने को। स्कल्पचर। आप ये कह सकते हो कि सर मूर्तियों से कैसे पता चलता है, हिस्ट्री क्या पता चल जाएगी? अपने जो मंदिर बनाए गए ना, मंदिर के बाहर दीवार पर मूर्तियां खोदी गई।
पत्थर लिया और पत्थर की मूर्तियां खोद दी उसके ऊपर मंदिर पे। अब वो मूर्तियां किसकी ज्यादा है? शिव जी की ज्यादा है, इसका मतलब इस क्षेत्र में लोग किसको ज्यादा मानते हैं? विष्णु जी की ज्यादा है। तो और जरूरी नहीं देवताओं की मूर्तियां हैं, कि साधारण मूर्तियां, पुरुष महिला वैसे ही मूर्तियां खोद दी। एक महिला की मूर्ति है, उसने महिला ने हाथों में चूड़ियां पहन रखी है, यहाँ पे रखड़ी बांध रखी है। पता चला ना उस टाइम की महिला रखड़ी बांधती थी। कौन कौन से आभूषणों का प्रयोग किया जाता था? मूर्ति है, मूर्ति में डांस करते हुए दिखाया हुआ है। पता चले डांस करते कैसे थे? त्रिभंग मुद्रा है, एक पैर थोड़ा सा टेढ़ा किया हुआ, एक पैर पे टेढ़ी खड़ी है महिला, एक पैर खड़ी है, एक हाथ में चूड़ियां बंध रखी, दूसरे हाथ में चूड़ियां नहीं। चलता है ये जो भगवान शिव वाला नटराज डांस जो है, ये पहले भी हो रहा था। उस टाइम भी लोग इसके बारे में जानते थे, इस प्रकार से खड़े होते होंगे। तो नृत्य का, आभूषणों का, वाद्य यंत्र, कोई बैठा है उसने हाथ में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ले रखा है, वीणा ले रखी, तो पता चलता है कि उस टाइम के लोग भी क्या बजाते थे? वीणा। तो मूर्तियों से हमें आभूषणों की, वाद्य यंत्रों की, नृत्य की और धार्मिक स्थिति की जानकारी मिलती है। किस किस की? वाद्य यंत्र, आभूषण, नृत्य और धर्म। और भी खूब सारी बातें, पर इतनी तो कम से कम पता चलती है। लिख लो। मूर्ति कला से नृत्य, वाद्य यंत्र, आभूषण तथा धार्मिक स्थिति की जानकारी मिलती है। स्कल्पचर प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट स्कल्पचर provides information about dances, musical instruments, ornaments and religious condition। नृत्य, वाद्य यंत्र, आभूषण तथा धार्मिक स्थिति की जानकारी मिलती है। स्कल्पचर प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट डांसेस, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ऑर्नामेंट्स एंड रिलीजियस कंडीशंस। नृत्य, वाद्य यंत्र, आभूषण और आपका धार्मिक। कल मैंने एक बताया था आपको, कीर्ति स्तंभ पढ़ रहे थे हम, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। कीर्ति स्तंभ का जो है उसी का नाम और क्या है? विजय स्तंभ। आप देखिए कभी 9 मंजिल का एक लंबा सा टावर, इसके चारों तरफ बाहर मूर्तियां 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 बनी हुई। राजस्थान में कोई ऐसा एग्जाम्पल जो स्थापत्य कला और मूर्ति कला दोनों का एक साथ एग्जाम्पल है, वो कौन सा है? वो उस टाइम की स्थापत्य कला भी बता रहे, उस टाइम की क्या बता रहा है? मूर्ति कला। तो हम उसको कहते हैं मूर्तियों का अजायब घर। क्या कहते हैं? इतनी मूर्तियां हैं कि लगता है ऐसे मूर्तियों का अजायब घर, म्यूजियम बना दिया गया हो। तो कीर्ति स्तंभ को तो नाम ही क्या पड़ गया? मूर्तियों का अजायब। लिख लो अपने। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ, कीर्ति टावर ऑफ चित्तौड़, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ, कीर्ति टावर ऑफ चित्तौड़ मूर्तियों का अजायब घर कहलाता है। इज कॉल्ड एज म्यूजियम ऑफ आइडल्स। मूर्तियों का अजायब घर कहलाता है। इज कॉल्ड एज म्यूजियम ऑफ आइडल्स। मूर्तियों क्या कहलाता है? ये पुरातात्विक सोर्सेज अपने सारे पढ़े। पहला कौन सा पढ़ा हमने? रिमेन्स। दूसरा कौन सा पढ़ा? अभिलेख। तीसरा कौन सा पढ़ा? ताम्रपत्र। फिर कौन से पढ़े? सिक्के। फिर क्या पढ़ी? चित्रकला। फिर क्या पढ़ा? स्थापत्य कला। फिर क्या पढ़ा? आप लिखो साहित्यिक स्रोत, लिटरेरी। साहित्यिक स्रोत, लिटरेरी सोर्सेस। इसमें मैंने अलग अलग बांट दिए थे आपके। कौन कौन से बांटे थे? संस्कृत, राजस्थानी, फारसी, अंग्रेज। पहले संस्कृत पढ़ ले, देख लो। संस्कृत साहित्य, संस्कृत लिटरेचर। संस्कृत साहित्य। राइटर्स के नाम से लिख लेते हैं ना, कौन कौन राइटर थे, उन्होंने क्या क्या लिखा। एक राइटर का नाम लिखो अपने। तो मंडन, मंडन एक नंबर लगा के लिख लो अपने, मंडन। संस्कृत में सबके एक एक दो दो एग्जाम्पल पढ़ लेंगे अपने, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, आगे खूब सारी बुक आएगी तब पढ़ लेंगे। यहाँ पर कोई एक एक दो दो पढ़ते हैं अपने। तो पहला कौन सा आपका? मंडन। मंडन ने
एक बुक लिखी है, उस बुक का नाम है राजवल्लभ। सुनना एक बार, फिर बात करते हैं आपने। कौन सी बुक लिखी है? मंडन अपने कुंभा के दरबार में था। किसके दरबार में था? मकान वकान बनाने का काम करता था, शिल्पी, आर्किटेक्ट। शिल्पी का दो या का दो एक अच्छा शब्द और होता है वास्तुकार। क्या होता है? आर्किटेक्ट। कौन से राजा का आर्किटेक्ट था? यदि आपने एक किले का नाम सुना हो, कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ किला इसी का बनाया हुआ है। तो कुंभलगढ़ किले को बनाने वाला जो बंदा था वो कौन था? मंडन। कौन से राजा के दरबार में? तो इसने केवल मकान बनाए नहीं, प्रैक्टिकल नहीं किया, थ्योरी और लिख के गया। बनते कैसे हैं ये भी बता के गया, सब बनाने कैसे हैं। तो इसने कौन सी बुक लिखी? 14 चैप्टर है इसमें। कितने चैप्टर है? और सारी एक एक बात बताई है इस बंदे ने। इसने बताया साहब गांव कैसे बनाना है, शहर कैसे बनाना है, किला कैसे बनाना है, महल कैसे बनाना है, मंदिर कैसे बनाना है, बाजार कैसे बनाना है। 15वीं शताब्दी में ये लोग प्लानिंग के तहत बनाते थे। मतलब आज भी नहीं करते, आज ही अपने के तरह बना दे रहे, जैसे तेरे जी में आती वैसे बना दे। ये प्लान कर रहे हैं, मंदिर कहां बनेगा, मार्केट कहां बनेगा, किला कहां बनेगा, गांव कैसे बसाना है, शहर कैसे बसाना है। ये सारी बातें हमें कोई एक किताब बता रही, तो किताब कौन सी है, किसकी लिखी हुई? क्या काम करता था मंडन? वास्तुकार, आर्किटेक्ट था, मकान बनाने का काम करता था। तो उसने कहा दिन में मकान बनाऊंगा, प्रैक्टिकल करूंगा, रात को लिख दूंगा थ्योरी, बता दूंगा, ताकि आने वाली पीढ़ियां जाने कि बनते कैसे हैं। मेरा ज्ञान मेरे तक नहीं रहना चाहिए, मेरा ज्ञान आगे वाली पीढ़ियों को ट्रांसफर होना चाहिए। अरे तो पीढ़ियां बेलखनी निकल गई, जिनको नाम याद करने में जो राज वल्लभ, किससे नाम याद होगा? तो पढ़ने की तो बहुत दूर की बात है। कोई कह दे कि राज वल्लभ पढ़नी है, आपने लगे सर नाम याद कर लिया ये कम है, अब मारोगे इसे याद करवा करवा के। लिखो, मंडन के आगे लिखो, यह मेवाड़ के राणा कुंभा का शिल्पी था। He was आर्किटेक्ट ऑफ राणा कुंभा ऑफ मेवाड़। यह मेवाड़ के राणा कुंभा का शिल्पी था। शिल्पी मतलब वास्तुकार होता है। घर पे जाके यूं मत सोना कि शिल्पा शेट्टी का कुछ लगता है। मेवाड़ के, कोई कहेगा सर शिल्पी थोड़ी होता, शिल्पा होता है, आपने शिल्पी करवा दिया। यह मेवाड़ के राणा कुंभा का शिल्पी था। ही वॉज आर्किटेक्ट ऑफ राणा कुंभा ऑफ मेवाड़। इसने राजवल्लभ नामक पुस्तक लिखी थी। ही रोट ए बुक नेम्ड राजवल्लभ। इसने राजवल्लभ नामक पुस्तक लिखी थी। ही रोट ए बुक नेम्ड राजवल्लभ। इसने राजवल्लभ नामक पुस्तक लिखी थी। ही रोट ए बुक नेम्ड राजवल्लभ। इस पुस्तक में 14 भाग है। दिस बुक, हाँ, दुर्ग किला होता है ना, बहुत बड़ा होता है किला, जिसके बाहर सिक्योरिटी का ध्यान रखा जाता है। महल एक छोटा सा बिल्डिंग जिसके अंदर राजा रहता है। तुमने नाहरगढ़ देखा है? नाहरगढ़ देखा है? सिटी पैलेस देखा है? तो सिटी पैलेस महल है, राजा रहता था। नाहरगढ़ किला है। किले हमेशा दुश्मन से बचाने के लिए होते हैं। किलों में तोपे वोपे रखते हैं, दुश्मन आए तो उड़ा दो, उधर का उधर ही। महल में राजा रहता है, महल में लग्जरी होती है राजा की। लिखो क्या लिखा इस पुस्तक में? 14 अध्याय है। दिस बुक हैज 14 चैप्टर्स। दिस बुक हैज 14 चैप्टर्स। इस पुस्तक में 14 अध्याय है। अब लाइन चेंज करिए, लिखो, यह पुस्तक ग्राम, नगर, दुर्ग, महल, मंदिर तथा बाजार के निर्माण की जानकारी देती है। दिस बुक प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट कंस्ट्रक्शन ऑफ विलेज, टाउन, फोर्ट, पैलेस, टेम्पल एंड मार्केट। यह पुस्तक ग्राम, नगर, दुर्ग, महल, मंदिर तथा बाजार के निर्माण की जानकारी देती है। दिस बुक प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन, ये लिखना, दिस बुक प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट कंस्ट्रक्शन ऑफ विलेज, टाउन, फोर्ट, पैलेस, टेम्पल एंड मार्केट। यह पुस्तक किस किस की जानकारी देती है बताओ? देखिए, ग्राम, नगर, दुर्ग, महल, मंदिर
अभी मेंस में कभी आपसे पूछ ले कि राजवल्लभ के बारे में क्या जानते हो, बता दोगे? है ना, उन्होंने पिछली बार पूछा था, पिछली से पिछली बार विश्व वल्लभ के बारे में क्या जानते हो, हम पढ़ेंगे आगे। महाराणा प्रताप के दरबार में एक बंदा था कोई बंदा था चक्रपाणि मिश्र, और चक्रपाणि मिश्र ने बुक लिखी, बुक का नाम है विश्व वल्लभ। क्या नाम है? उसने बताया था गार्डन कैसे लगाने हैं, क्या कैसे लगाने हैं, और कहते हैं महाराणा प्रताप को गार्डन लगाने आते थे, इसलिए महाराणा प्रताप ने कहा था कि तू यार लिख दे, मेरे पास तो टाइम है नहीं, मैं बता देता हूं ऐसे ऐसे लिख के गार्डन कैसे लगाना, ताकि आगे आने वाली पीढ़ियों को पता चले कि कौन से ऋतु में कौन से फूल सही आते हैं। यार उनसे पता चलता है कि वो राणा प्रताप और केवल यूं लड़ाई का ही काम नहीं करते थे, उनकी इन चीजों में भी हॉबी थी, गार्डनिंग थी उसकी हॉबी, और वो बगीचे लगाना भी जानता था। तो ये कहिए कुंभा के टाइम में मंडन है, मंडन क्या लिख रहा है? राजवल्लभ। और राजवल्लभ में यदि इन चीजों की जानकारी है, निर्माण कार्य की जानकारी है, तो अपने आप पता चल रहा है कि वो क्या काम करता है, वास्तुकार है, मकान बनाने का काम करता है। आगे हम पढ़ेंगे कुंभलगढ़ इसी ने बनाया था, और इसमें तो ये सभी बता रहा है, गांव कैसे बसाना है, शहर कैसे बसाना है, किला कैसे बनाना है, महल कैसे बनाना है, मंदिर कैसे बनाना है, और बाजार कैसे बनाना है, खूब सारी जानकारी देता है। और एक राइटर पढ़ते हैं अपने, एक राइटर लिखो नयन चंद्र सूरी। कौन बंदा है बताओ देखिए? नयन चंद्र सूरी। एक तो जिनके नाम के पीछे सूरी लगे ये सारे जैन राइटर है, सारे के सारे कौन है? शेरशाह सूरी को छोड़ के, है ना, वरना मैं कहता हूं कि सूरी नाम वाले जैन है, स्टूडेंट बीच में पकड़ लेता है, सर आज क्या पी के आए थे, सस्ता नशा कहां से करते हो आप ऐसा, और सर सूरी जैन नहीं होते हैं, सूरी मुसलमान होते हैं, सर शेरशाह सूरी पता नहीं है क्या आपको, उसको छोड़ के। पहली बात तो यह है, शेरशाह सूरी का नाम है शेरशाह सूर, क्या नाम है उसका? उसके नाम के आगे पता नहीं कैसे सूरी लग गया, बाकी उसके पूरे परिवार के नाम का ही नाम है, इस्लाम शाह सूर, सिकंदर शाह सूर, आलम शाह सूर, तो सारे वही थे, वो शेरशाह सूर है, पर वो अपने सूरी बना गए उसको, बाकी उसको छोड़ दो तो बाकी जिनके नाम के पीछे सूरी लगा हुए सारे के सारे कौन है? ये जो नयनचंद्र सूरी थे, ये ग्वालियर के राजा के दरबार में थे। कहां के राजा के दरबार में? ग्वालियर का एक राजा, उसका नाम है वीरम तोमर। क्या नाम है? कहां का राजा वीरम तोमर? और इसके दरबार में कौन है? कौन है? नयनचंद्र सूरी। लिखो, यह है ग्वालियर के राजा वीरम तोमर के दरबारी विद्वान थे। ही वॉज कोर्ट स्कॉलर और वीरम तोमर ऑफ ग्वालियर। यह ग्वालियर के राजा वीरम तोमर के दरबारी विद्वान थे। ही वॉज कोर्ट स्कॉलर और वीरम तोमर ऑफ ग्वालियर। यह ग्वालियर के राजा वीरम तोमर के दरबारी विद्वान थे। ही वॉज कोर्ट स्कॉलर और वीरम तोमर ऑफ ग्वालियर। वीरम तोमर के क्या थे? दरबारी विद्वान थे। कौन? नयनचंद्र सूरी। कौन है नयनचंद्र सूरी? कौन से राजा के दरबार में? और इन्होंने एक बुक लिखी थी, उस बुक का नाम है हमीर महाकाव्य। कौन सी बुक लिखी थी? लिख लो, हमीर, लिख लो, इसने हमीर महाकाव्य नामक पुस्तक लिखी थी। ही रोट ए बुक नेम्ड हमीर महाकाव्य। इसने हमीर महाकाव्य नामक पुस्तक लिखी थी। ही रोट ए बुक नेम्ड हमीर महाकाव्य। कौन सी बुक लिखी थी? पढ़ लेता है, वीरम के दरबार में था, बुक लिख रहा है हमीर महाकाव्य। हमीर कौन हो गया? ये रणथंभोर का राजा। आपने कहां का राजा? रणथंभोर का राजा, इसका नाम था हमीर देव चौहान। क्या नाम था? लिखो, यह पुस्तक रणथंभोर के हमीर चौहान की जानकारी देती है। दिस बुक प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट हमीर चौहान ऑफ रणथंभोर। यह पुस्तक रणथंभोर के हमीर चौहान की जानकारी देती है। दिस बुक प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट हमीर चौहान ऑफ रणथंभोर। यह पुस्तक रणथंभोर के हमीर चौहान की जानकारी देती है। दिस बुक प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट हमीर चौहान ऑफ रणथंभोर। आपको पुनः लगता है कि सर हमीर चौहान रणथंभोर का है, ये तो अपने राजस्थान में पड़ता है। ग्वालियर का एक जो कवि है वो इसके बारे में जानकारी दे रहा है। ग्वालियर कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश। तब ग्वालियर अपना पार्ट था। ये मध्य प्रदेश तक वाला भाग राजपूताना कहलाता था। जिसको आप राजपूताना बोलते हो उसका मतलब राजस्थान नहीं है।
उसका मतलब है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। क्या मतलब उसका? गुजरात, राजस्थान। राजपूताना का कुछ हिस्सा गुजरात में चला गया, राजपूताना का कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश में चला गया, एक बड़ा हिस्सा अपने पास है, इसलिए अपने कहते हैं राजस्थान को राजपूताना कहते थे। है ये पूरा यूं सर्किल बनेगा जब आके उधर से राजस्थान, आपका मालवा मध्य प्रदेश, सॉरी राजस्थान, और गुजरात का सौराष्ट्र, इन सबको मिलाएंगे तब उसको क्या बोलते थे? राजपूताना। ऑब्वियस सी बात है, राजपूताना एक कवि राजपूताना किसी राज्य के बारे में बताता है, कोई बड़ी बात नहीं। क्या बता रहा है? वो ये बता रहा है कि दिल्ली के एक सुल्तान ने हमला किया, अलाउद्दीन खिलजी। किसने हमला किया? 1301 ईस्वी में रणथंभौर पर हमला करता है, और हमीर उससे कैसे लड़ा था ये जानकारी है। तो इससे ये पता चलता है कि यार अमीर के टाइम में किसने आक्रमण किया। लिख लो, यह पुस्तक अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर आक्रमण की जानकारी देती है। दिस बुक प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट अटैक ऑफ अलाउद्दीन खिलजी ऑन रणथंभौर। यह पुस्तक अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर आक्रमण की जानकारी देती है। दिस बुक प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट अटैक ऑफ अलाउद्दीन खिलजी ऑन रणथंभौर। अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर आक्रमण की जानकारी देती है। दिस बुक प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट अटैक ऑफ अलाउद्दीन खिलजी ऑन रणथंभौर। अलाउद्दीन खिलजी के कहां पर आक्रमण की जानकारी देती है? रणथंभौर। कौन सी पुस्तक? हमीर। बताओगे आप? तो सुनो भाई नवीन जी कुछ। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। इतनी जल्दी कहाँ जाओगे? मैं गुड मॉर्निंग बोल रहा हूँ, बिल्कुल धीरे से बोला। हाँ गुड मॉर्निंग। अब बात सुनो, आज 3 दिन कंप्लीट। पहले तो वो स्टूडेंट हाथ खड़े करना, कितने लोगों ने एडमिशन ही ले लिया, यानी कि फीस जमा करा दी? करवा दी। अब देख लो भाई, मैं हाथ खड़े करा रहा हूँ आपके आसपास। आज तीसरा दिन है, ठीक है। शाम को 7 बजे से पहले पहले वहां पे, हालांकि भीड़ रहती है, एक प्रॉपर लाइन बना के बारी बारी से अपनी को बार बार वहाँ लाइन में खड़े रहना है प्रॉपर तरीके से, तब अपनी फीस जमा करानी। ये नहीं कि सारे सारे एकदम से रिसेप्शन भी झुके हुए हैं, पता ही नहीं चल रहा कौन दे रहा है कौन नहीं दे रहा फीस। अपने 3 दिन हो गए कंप्लीट, ठीक है। एडमिशन अपना ले लेना। 3 दिन रजिस्ट्रेशन का मतलब हो तो रजिस्ट्रेशन करवा के 3 दिन क्लास ले सकते हो। इसका मतलब ये नहीं कि आपने एडमिशन करवा दिया। अच्छा, F5 में कितने लोगों को एडमिशन नहीं मिला था? हाथ खड़े करना। 1 2 3 4 5 6। उस टाइम फीस कितनी? 94। रजिस्ट्रेशन करवा रखा था आपने? हाँ तो देख लो। हाँ तो अब कुछ नहीं होगा, तो फीस 1,04,000 लगेगी। फीस 1,04,000 है। कैश में फीस नहीं लेते हैं, उस दिन सेमिनार में बता दिया था, अभी वापस बता देते हैं। कैश में फीस नहीं ली जाएगी। अब चेक दे सकते हो, वहाँ QR कोड है, वहां से स्कैन कर सकते हो UPI से, यानी अकाउंट के अंदर भेजनी है आपको, कैसे भेज सकते हो वो वहां पे ऑफिस में जाके, ठीक है। 3 दिन कंप्लीट हो गए हैं, आप फीस जमा करवा देना, ठीक है। फिर बाद में कहोगे सर एडमिशन नहीं मिला, फिर आपको 1 महीने हो सकता है लेट करना पड़ जाए, दूसरे किसी बैच में लेना पड़े। तो इस बैच में आपको पता ही है, आपके सामने है, मैं को झूठ तो बोल नहीं रहा हूँ, है ना, आंखों देखा है ना सब। तो 7 बजे से पहले पहले फीस जमा करवा देना। कोई अभी नहीं करवा पाए, पर आज ही करवा देना ज्यादा सही रहेगा ना, फिर सुबह 6 बजे आके लाइन बनाओगे, फिर वो दिक्कत रहेगी। समझ गए? अपना एडमिशन लेना है तो टाइम से ले लेना। ये नहीं कि फिर बाद में कोई सर मेरे को नहीं मिला है, इसमें एडमिशन नहीं मिला, फिर आपको अगले बैच का वेट करना पड़ सकता है। समझ गए? अच्छा, बैग मिलने लगे क्या आप लोगों को? कितने लोगों को बैग मिल गए? हाँ वो धीरे धीरे दे देंगे, एक साथ नहीं, थोड़े थोड़े स्टूडेंट 15 आज ले लिए, 20 जिन्होंने ब्रेक में ले लिया, इस तरह से धीरे धीरे। अरे इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो? बैग तैयार हो गए? अब आप लोग 1 बजे तक टाइम कर देंगे, फिर क्या करोगे? हैं? तो अपना जो है वो, मैं तो यही कहना आपके साथ हूँ इस मामले में, वे अपना एडमिशन टाइम पे करवा लेना, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में जगह नहीं मिले, ठीक है। लगभग मेरे हिसाब से हो गए होंगे 50% से ज़्यादा ही हो गए होंगे। तो जो बचे हैं वो आप लोग अपनी फीस जमा करा के अपना रजिस्टर एडमिशन जो हैंडल करना है, ठीक है। अरे आपको नहीं जाना, पहले पहले मुझे निकलने दो। हाँ नहीं तो जगह ही नहीं मिलेगी फिर।